आप उसको याद करेंगे उससे पहले आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स दे दिए जाएंगे, मतलब जो हिस्ट्री के नोट्स हो गए, साइंस के नोट्स हो गए, कुछ ही दिनों में आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि सच में नोटिफाई होने वाली है। तो जो उन्हीं को दी जाएगी जो रेगुलर क्लासेस करते हैं, मतलब जो लाइव क्लासेस करते हैं। या आप तो ग्रुप में बाकी लोगों को रिमूव भी कर दिया गया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग सीरियस नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया हुआ है, तो जो सीरियस है वही बचे हुए हैं उस ग्रुप। तो उनको दे दिए जाएंगे सारे नोट्स, तो आप याद करते चलेंगे, जल्दी जल्दी से उस नोट्स को याद कर लेंगे, वही बस आपको नोट्स याद करना है, उससे हो जाएगा। ओके। और जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं तो ऑलरेडी आसान होते हैं, जो सब्जेक्ट्स नहीं बताए गए हैं उसको भी हम लोग बता देंगे। तो प्रीलिम्स के लिए एनफ होगा। एक बार अगर नोटिफाई हो गई तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बिहार जुडिशरी के, सब आपको बता दिया जाएगा। ये के लिए प्रीलिम्स के लिए बस 7 8 10 क्लासेस में वो कंटेंट दे दी जाएगी, जिससे आप रट लेंगे तो प्रीलिम्स वाली हो जाएगी। और जो रेगुलर क्लासेस है वो तो चलती ही रहेंगी। तो उसका भी टेंशन मत लो, संभव ही बहुत अभी पीछे नहीं हो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन ये नहीं कि पहले ही हार मान जाना है कि अभी मेरा सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। 2 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। सर एक्चुअली अभी मेरा बहुत सारा मतलब अभी छूटा हुआ है, तो काफी जल्दी हाँ ही सारिका, वो तुम तो क्लास ही नहीं कर रही थी ना पिछले 2 3 महीने से, तुम लाइव क्लास भी नहीं कर पा रही थी, और तुम कई बार तुमको बोले कि तुम घर पे भी हो तो एटलीस्ट बाद में भी देखते रहो। ये सर तुम्हारी बट मुझे लगती है कि आईपीसी की भी क्लासेस अभी पेंडिंग में ही है बहुत सारी, और एविडेंस की भी। यस सर, बट अभी इधर मैंने मतलब डेली देखना स्टार्ट किया है, 3 3 4 4। हाँ हाँ, वही वही जल्दी जल्दी उसको कवर करो, क्योंकि वो छूट जाएगी वो नहीं तो, बिहार वाली। यस सर। क्योंकि जो लोग यूपी के भी हो, तो यूपी के बाद आपका सबसे जो इजी टारगेट है वो बिहार ही होनी चाहिए, या जो भी बिहार के हैं उनके लिए बिहार के बाद सबसे इजी टारगेट यूपी ही होनी चाहिए। हाँ, इसलिए ये नहीं सोचना है कि बिहार का है तो नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं और यूपी वाले पे ही एक फोकस करेंगे। 1 2 स्टेट्स तो लेकर के चली जा सकती है ना, बहुत मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन 1 2 स्टेट्स, क्योंकि आप जो जीके जीएस पढ़ेंगे बिहार के लिए वही यूपी में भी काम आने वाली है, वही चीज यूपी और बिहार में दोनों में काम आएगी। लॉ के सब्जेक्ट्स मोस्टली सभी सिमिलर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट जो है वो डिफर करते हैं, जो यूपी में है बिहार में नहीं है, बिहार में है यूपी में नहीं है। ओके। बट जीके जीएस तो सब सेम है, और वही मेजर पोर्शन जो है वो कवर किए हुए हैं जीके जीएस। ठीक है सारिका। यस सर। ओके। उस दिन जो है हम लोग अरेस्ट जो है और उसके सारे सेक्शंस बता दिए गए थे। फिर समन वारंट की बता दिए गए थे, सेक्शन 84 से बाकी था, फिर सेक्शन 84 से बाकी था। सेक्शन 84, सेक्शन 84 के पहले एक भी सेक्शन नहीं बचा हुआ है, या बचा हुआ है निहारिका? नो सर, पूरा हो गया था। सेक्शन 84 से बचा हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग मेंटेनेंस पढ़े थे, मेंटेनेंस जो कि एक टॉपिक। सेक्शन 84 बीएनएसएस का निकालो वेयर एक्ट में, सेक्शन 84 बीएनएसएस, शाश्वत निकालिए। ओके, 3 बज भी गई तो हम लोग स्टार्ट भी करते हैं। देखिए जो प्रोसेसेस हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो जिससे कंपेल किया जाता है किसी के प्रेजेंस को, जैसे कि समन होती है, वारंट होती है। क्या किया जाता है, समन से किसी को बुलाया जाता है, किसी की अपीयरेंस नेसेसरी होती है अगर कोर्ट में तो उसको समन इशू करके उसको बुलाया जाता है। ओके। लेकिन केस में वारंट भी इशू किया जाता है, तो वारंट में उसको अरेस्ट करके लाया जाता है, अरेस्ट करके लाया जाता है। तो जब लगता है कि अक्यूज पर्सन समन को नेग्लेक्ट कर रहा है, या समन के बाद भी अपियर नहीं होगा, या समन इशू हो गई जो डेट है तब भी अपियर नहीं हुआ, तो कोर्ट उसके बाद वारंट भी इशू कर सकती है, वारंट भी इशू कर सकती है कि ताकि उसको अरेस्ट करके लाया जाए। और जो भी वारंट केसेस होते हैं उसमें तो पहली बार में भी वारंट इशू कर सकती है या समन भी इशू कर सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है समन भी इशू करे या वारंट इशू करे। बट वारंट इशू करके या समन इशू करके
पर्पस सबका एक ही है कि कोर्ट में उसकी अपीयरेंस को कंपेल किया जाए, कोर्ट में उसको बुलाया जाए, क्यों बुलाया जाए? ताकि वो जो भी उस पर चार्जेस लगे हैं उसको फेस करे, जो भी चार्जेस लगे हैं उसको फेस करे, उससे बचे नहीं, भागे नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग भाग जाते हैं और सम्मन इशू हो या वारंट इशू हो, आते नहीं है। इवन वारंट भी इशू हुई है, वो कोर्ट की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया जाता है। तो कोई ऑफेंडर है जो भाग गया हुआ है और उसकी प्रेजेंस इंश्योर भी नहीं की इंश्योर नहीं करी पाई जा रही है, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब ऐसा ऑफेंडर जो फरार हो चुका है और जो अपियर नहीं हो रहा है बुलाने के बावजूद, जिसके अगेंस्ट वारंट भी इशू है बट उसकी अरेस्ट भी नहीं हो पा रही है। मतलब वो कहीं छुप गया है, कहीं भाग गया हुआ है, अपना राज छोड़ के भाग गया है, देश छोड़ के भाग गया हुआ है, कहीं भी भाग गया हुआ है, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू कर डिक्लेयर कर दी जाती है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब डिक्लेयर कर दी जाती है तो इसके कई सारे कंसिक्वेंसेज होते हैं, तो उसको कभी भी कोई भी अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के भी कोई अरेस्ट कर सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो अभी हम वही पढ़ेंगे कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का क्या प्रोसीजर है। ओके, एमसीक्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 84, 5, 6, 7 जो हम पढ़ेंगे, सेक्शन 84, सेक्शन 82 था सीआरपीसी का, और बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। सारिका बोलो। यस सर। ओके ओके। बैरक निकाल दीजिए आप लोग। सेक्शन 84 है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब ये होता है कोई भाग रहा है, पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू करना है, उसी का प्रोसीजर। ओके, लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 1, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। कोई कोर्ट को अगर ये बिलीव हो रहा है, कोई कोर्ट के पास ये रीजन है बिलीव करने के लिए, क्या? जो अभी हम पढ़ेंगे, चाहे एविडेंस लिया हो या नहीं लिया हो, मतलब किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को ये बिलीव हो रहा है that any person against whom a warrant has been issued, ठीक है, सबसे पहले लिखा है has been issued, कोई पर्सन जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, ठीक है, तो has been issued को अंडरलाइन कर दो, वारंट has been issued। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है किसके अगेंस्ट में, किस ऑफेंडर के अगेंस्ट में। ऑप्शन रहेगा जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू की गई है, जिसके अगेंस्ट वारंट इशू नहीं की गई है, जिसके अगेंस्ट में सम्मन इशू की गई है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू की जा चुकी है, ठीक है, वारंट हैज बीन इशूड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है शाश्वत। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज निकल के आएगी, अभी आने वाले 3-4 सेक्शन से प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली है। वारंट हैज बीन इशूड, हैज एब्सकॉन्डेड और कंसीलिंग हिमसेल्फ। वो वारंट तो इशू हुई है उससे कि उसके अगेंस्ट में, बट वो खुद को छुपा रहा है या भाग चुका है, ठीक है, या हैज एब्सकॉन्डेड यानी भाग चुका है, या कंसीलिंग हिमसेल्फ खुद को छुपा रहा है, सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ताकि ये वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, ताकि ये वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए। सच कोर्ट मे वर्ड को अंडरलाइन करो, मे वर्ड को अंडरलाइन करो। प्रोक्लेमेशन इशू करना क्या है? डिस्क्रिशन है कोर्ट का, डिस्क्रिशन है। सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन, ये ऑब्वियस है कि रिटन प्रोक्लेमेशन ही पब्लिश होती है। प्रोक्लेमेशन जो है ओरल नहीं होती है कि हम डिक्लेयर कर दिए कि हाँ प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं, इतने दिन के अंदर आओ, नहीं तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। ये रिटन फॉर्म में होती है। Such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and a specified time, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। इसको भी अंडरलाइन करो, not less than 30 days, not less than 30 days। इतनी बात पूछा ये, not 30 days। पहला डेट आपको मिला से रिलेटेड, आपको 4-5 डेट्स मिलने वाले हैं, 4-5 टाइम मिलने वाली है, वो उसको आपको याद रखनी है। जिसमें पहला ही मिल गया कि आपको, आप जब प्रोक्लेमेशन रिटन प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं कि आपको इतने दिन के अंदर में इस जगह पे इस समय आ जाना है, तो वो दिन कितना दिन होगा? 15 दिन के अंदर माना है कि 20 दिन के अंदर माना है कि नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये डिक्लेयर की जाएगी, ये प्रोक्लेम की जाएगी
ये पब्लिश की जाएगी कि आपको 45 डेज के अंदर में आ जाना है, 50 डेज के अंदर में आ जाना है, 41 डेज के 31 डेज के अंदर में आ जाना है। ये नहीं कि 20 दिन के अंदर में, 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए वो डेट। बुलाना ये नहीं है कि आपको 5 दिन के अंदर में अपीयर हो जाना है इस समय कोर्ट में, नहीं तो आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर की जाएगी, ये नहीं करना है। वो जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन से कम की नहीं होनी चाहिए, 30 दिन से ज्यादा की हो सकती है। ठीक है सारिका? यस सर। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट डेट हो गया कि वो जो टाइम लिमिट है जब बताया जा रहा है, जब पब्लिश की जा रही है कोर्ट के द्वारा कि आपको इतने समय के अंदर में इस दिन इस समय पे क्या है कोर्ट में आपको अपीयर होना है, वो जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन से कम का नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा का हो सकता है, 40 दिन 50 दिन ये हो सकता है। ये नहीं कि आप 25 डेज के अंदर में, यानी कि इस तारीख को आप यहाँ पे आएंगे इस कोर्ट में, ओके, वो जो भी डेट फिक्स किया जाएगा वो 30 दिन से ज्यादा वाला होगा, उससे कम वाली नहीं होगी। तो लिखा है कि appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। जिस दिन भी पब्लिश की जा रही है प्रोक्लेमेशन, उससे वो 30 दिन के कम का नहीं होना चाहिए, 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज्यादा का हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पहला सबसेक्शन से आपको 3 चीजें याद करनी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो मैंने बताया था, वारंट हैज बीन इशूड, ये उस ऑफेंडर के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जा रही है जिसके खिलाफ जिसको अरेस्ट के लिए वारंट ऑलरेडी इशू हो चुकी है। ठीक है, बट फिर भी लग रहा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा पाएगा क्योंकि वो भाग जाएगा या भाग गया हुआ है या खुद को छुपा रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था प्रोक्लेमेशन पब्लिश करना कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर कोई एक्यूज्ड खुद को छुपा रहा है तो क्या कंपलसरी है कि कोर्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश करते? नहीं, इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, दैट्स व्हाई मे वर्ड। और थर्ड जो टाइम लिमिट है नॉट लेस देन 30 डेज। ठीक है, ये तीनों ही चीज आप याद रखेंगे। सबसेक्शन 2 देखिए, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। ओके, प्रोक्लेमेशन जो है पब्लिश होती है, वो दिया हुआ है उसका प्रोसीजर कैसे कैसे पब्लिश होती है, उसका कंटेंट क्या होता है, और वो कहाँ पे वो पब्लिश होगी, कहाँ पे उसको चिपकाया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि उसको किसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, उसी का ये प्रोसीजर है। इसका क्लॉज ए का सब क्लॉज ए देखिए, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रेसाइड्स। लिख रहा है कि सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, पब्लिकली रेड किया जाएगा। ये जो ABC दिया हुआ है ये भी आपको याद रखना होता है, तो आप इसको लाइन बाय लाइन ना याद करेंगे, बस आपको ध्यान में होनी चाहिए कि क्या क्या किया जाता है, कि पब्लिकली रेड किया जाएगा, कहाँ चिपकाना है, ये सब आपको ध्यान। तो इट शैल बी पब्लिकली रेड, उसको पढ़ा जाएगा पब्लिकली, उसको रेड का मतलब पब्लिकली पढ़ा जाएगा। अब कहाँ पे पढ़ा जाएगा, कहाँ पे पढ़ा जाएगा, तो लिखा हुआ है कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड। जहां पे वो एक्यूज पर्सन रहता है, और हो सकता है वो अलग अलग जगह पे रहता हो, लेकिन ऑर्डिनरली रिसाइड मतलब जनरली वो जहां पे रहता है, जो उसका मेन रहने का घर है, जगह है, जिस टाउन में रहता है या जिस गांव में रहता है, वहां पे पढ़ी जाएगी प्रोक्लेमेशन। ठीक है, वहां पे पढ़ी जाएगी। और लिखा हुआ है कंस्पिशियस प्लेस, इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जो कि एक तरह का इजिली नोटिसेबल हो, कि कोई भी नोटिस कर सकता है। ये नहीं कि कहीं कोने में जाकर के पढ़ लिए, ओके, उसके गांव में कहीं कोने में जाके पढ़ लिए, ये नहीं, कोई जहां पे आम लोग, जहां एक्सपेक्टेड होता है कि ये जगह तो जाननी चाहिए सबको, ओके, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जगह हो सकती है। क्योंकि पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि इस खबर को पहुंचाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उसके आसपास के लोगों पे, या उस पर्सन, उसके फैमिली वाले पे, या उस एक्यूज पर्सन से उस एक्यूज पर्सन तक ये बात पहुंच जाए कि उसके खिलाफ क्या इशू हो रही है, प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो रही है, इस बात को पहुंचाना पर्पज है। तो कंस्पिशियस प्लेस का मतलब वही होता है, ऐसी प्लेस जो इजिली नोटिस की जा सके, जो कि क्लियरली विजिबल हो, मोस्ट ऑब्वियस प्लेस हो कि हाँ इसको बताना हो तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके घर का चौराहा है, हो सकता है कोई चौराहा हो या जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है सारिका? यस सर। ओके, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है पब्लिकली रीड की जाएगी। कहाँ पे पढ़ी जाएगी, उसके गांव या उसके शहर जहां भी वो रहता हो, जहां भी वो ऑर्डिनरली रहता हो, उसी के कोई एक मोस्ट ऑब्वियस प्लेस पे, उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस पे। ओके, ऐसी प्लेस जो आसानी से नोटिस की जा सके। दूसरा दिया हुआ है इट्स फिक्स्ड, सब में सेल लगा हुआ है, मतलब ये करना ही है, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने में ये करना ही होता है। सेल वर्ड को अंडरलाइन भी कर लो तुम लोग, ठीक है, दोनों में, ए में भी सेल लगा हुआ था, बी में भी सेल लगा हुआ था। It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place
ऑफ सच टाउन और विलेज, ठीक है। अब चिपकाने का भी दे रहा है, कहाँ पे लिख करके चिपका दिया जाएगा, पेपर पे लिख करके पेस्ट कर दिया जाता है ना, एफिक्स कर दिया जाता है। तो लिख रहा है कि कहाँ पे किया जाएगा, तो उसके घर पे किया जाएगा। अब उसके घर पे क्या किसी कोने में जाकर कर दिया जाएगा, घर के पीछे से कर दिया जाएगा, कहीं साइड से कर दिया जाएगा, नहीं, यहाँ भी कंस्पिशियस प्लेस उसके घर के इस पोर्शन पे चिपकाया जाएगा जो इजिली नोटिसिएबल हो, जो जहाँ जो इजिली विजिबल हो, आते जाते लोगों को वो दिख जाए, या उस घर में कोई इंटर करे तो उसको दिख जाए, ठीक है। ऐसी जगह को कॉन्स्पिशियस प्लेस कही जा रही है जहां नोटिस की जा सके आसानी से, ये नहीं कि ढूंढना पड़े कि कहाँ घर में कोई चिपकाया होगा तो कहाँ चिपकाया होगा। ओके निहारिका। यस सर। ओके, तो दो चीज आप जान गए, सबसे पहले पब्लिकली रेड करनी है उसके गांव में या उसके शहर के किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, दूसरा हो गया कि उस एफिक्स करनी है कहाँ पे, उसके घर पे, या होम स्टे लिखा हुआ है, हो सकता है कि घर पे या घर के बगल में कोई अटैच हो उसके गराज हो या कुछ हो जो कि बहुत ही ऑब्वियस हो, वहां पे दिख जाए तो वहां भी की जा सकती है। या अगर वो नहीं है तो उसके गांव या शहर के कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, मतलब एफिक्स भी करना है, एक हो गया पब्लिकली रेड, दूसरा एफिक्स भी करना है। सी लिखा हुआ है, a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house, ठीक है, ये भी सेल है। अब तीसरा दूसरा एक और जगह फिक्स करना है, कहाँ पे, कोर्ट हाउस की कंस्पिशियस सम प्लेस पे या पार्ट पे, मतलब जो कोर्ट का बिल्डिंग है, कोर्ट हाउस है, वहां भी एक जगह होती है जहाँ सब कुछ चिपकाया गया रहता है, ठीक है, सब प्रोक्लेमेशन वही लगाई जाती है। मान लो नोटिस बोर्ड हो गया जहाँ पे कि कोर्ट में आकर की कोई नोटिस ढूंढने की कुछ लगा हुआ है क्या, तो उसको भी मिल रहा है। तो कोर्ट का कोई कंस्पिशियस प्लेस है जो इजिली नोटिसेबल प्लेस है, वहां पे भी चिपकाना है, ठीक है। पब्लिकली रेड करना है उसके गांव या शहर में, उसके घर पे फिक्स करना है, उसके घर के किसी कंस्पिशियस पार्ट पे फिक्स करना है, फिर कोर्ट हाउस के किसी कंस्पिशियस पार्ट पे फिक्स कर दीजिए। ये तीन चीज करनी है, ठीक है प्रीति। प्रीति बताओ, शाश्वत। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। यस सर, मैंने यस बोला था। बताओ प्रीति, ये किस चीज का प्रोसीजर है, क्या पब्लिश करते समय ये सब करना है। सर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो भी रहेगा तो उस केस में ये सारी चीजें फॉलो करनी है। जो भी रहेगा, मतलब प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का ये प्रोसीजर है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो अब डिक्लेयर की जाएगी ना, अभी तक तो प्रोक्लेम्ड है नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा एक्यूज है जिसके खिलाफ क्या हुआ है, वारंट इशू हुआ है, और वारंट को ये क्या नहीं कर पा रहा है, वो खुद को बचा रहा है अरेस्ट होने से, वो छुप जा रहा है, वो भाग जा रहा है, उसी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन पब्लिश करनी है, ठीक है। और वही करने का ये प्रोसीजर है। ओके प्रीति। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्लॉज 2 है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 है, वो कह रहा है कोर्ट में ऑल्सो, मे वर्ड को अंडरलाइन करो, मे वर्ड को, अभी तक सेल था तीनों चीज, ओके, तीनों में सेल था, पब्लिकली रेड करनी ही करनी है, घर पे चिपकाना ही चिपकाना है, सर आपकी कोर्ट हाउस वॉइस पे ब्रेक होके आ रही है। अच्छा, सबको बताओ निहारिका, वॉइस ब्रेक होके आ रही है सबको। सब बीच बीच में थोड़ी हो रही है, जैसे अभी हो रही है, इससे पहले तो नहीं हो रही थी। अभी ठीक है। अभी ठीक है निहारिका। यस सर, अभी ठीक है। ओके, ब्रेक करेगी तो बताना।
ओके हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब क्लॉज 2 द कोर्ट मे आल्सो इफ इट थिंक्स वी डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन व्हिच सच पर्सन ऑर्डिनरली रेसाइड्स। मे को अंडरलाइन कर लो और डेली न्यूज़पेपर को कर लो। अगर कोर्ट चाहे तो जिस जगह पे वो रहता है कुछ पर्सन, वहां पे जो डेली न्यूज़पेपर होगी उसमें भी पब्लिश करवा सकता है, उसमें भी पब्लिश करवा सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है, मे व्हाट यूज है, ये करना डिस्क्रिप्शन है। ऊपर वाली तीनों कंपलसरी थी। कौन कौन सी तीन चीजें कंपलसरी थी? कि पब्लिकली रीड करवाना है, दूसरा कि अफिक्स करना है घर पे, तीसरा अफिक्स करना है कोर्ट हाउस पे। ये तीनों कंपलसरी है। और चौथी क्या हो गई? डिस्क्रिप्शनरी हो गई। कौन सी चीज डिस्क्रिप्शनरी हो गई? डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना। कौन से डेली न्यूज़पेपर? अगर यूपी में कोई ऑफेंडर है तो क्या महाराष्ट्र का कोई डेली न्यूज़पेपर नहीं? जो इस एरिया में पढ़ी जाती है, जिस गांव में वो रहता है, जिस शहर में वो ऑफेंडर रहता है, वहां पे जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश कराने की बात की जा रही है। वहां जो प्रचलित है, ठीक है, वहां जो प्रचलित डेली न्यूज़पेपर है वहां पे पब्लिश करवाई, उसमें पब्लिश करवाई जा सकती है। ऐसा भी आदेश कोर्ट दे सकता है। ठीक है यसी? यसी? यस सर। ओके। तो ये बातें आप जो ये 4 बातें हैं आप याद रखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। आपको इस चीज को रटे भी नहीं है तो एटलीस्ट याद रखनी है आपको कि 3 चीजें कंपलसरी है कि पब्लिकली रीड करवाना, फिक्स करना घर पे, फिक्स करना कोर्ट हाउस में, और एक डिस्क्रिशनरी है कि आप न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछी जाती है कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश कैसे होती है। तो उसमें 4 चीज लिख दी जाएंगी ऑप्शन में, लिखेगा कि इनमें से कौन सा तरीका नहीं है प्रोक्लेमेशन पब्लिश करते में जो फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड बाय पब्लिशिंग प्रोक्लेमेशन। तो इसमें से एबीसी में जो लिखा हुआ है वो दे देगा, एक कुछ भी दे देगा ऑड वन, तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा कि वो नहीं करनी पड़ेगी, ये तीनों करनी पड़ती है, पब्लिकली रेड, उसके बाद एफिक्स कोर्ट हाउस में, एफिक्स घर पे। और ये भी पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा है कि जो डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट कर सकता है, या ऐसे भी पूछेगा क्या डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना ये मैंडेटरी है कोर्ट के द्वारा? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट में आल्सो ये भी कर सकता है। आइए सब सेक्शन 3 पर बन जाएगा ना एमसीक्यू, इस पे अगर आएगा तो ये चीज ध्यान में रहेगी संभवी। यस सर। ओके, सब सेक्शन 3 a statement in writing by the court issuing the proclamation टू द इफेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आती है। ठीक है, ये जो अभी 3-4 सेक्शन आने वाले हैं, खास करके सेक्शन 84, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आई हुई है, इतनी एमसीक्यू पूछी गई है कि क्या ही कहे। अभी सब सेक्शन 3 पे भी एमसीक्यू बनती है। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified date in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence। underline करो, shall be conclusive evidence। अब जो कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया हुआ था, कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जो इशू किया हुआ था वो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? राइटिंग में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हाँ मैंने प्रोक्लेमेशन इशू किया और उसको पब्लिश करवाया। कैसे पब्लिश करवाया? जो सबसेक्शन 1 में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 में जो दी गई है उसको सब कुछ फुलफिल करते हुए उसी मैनर में हमने क्या किया हुआ है? पब्लिश करवा दिया हुआ है। मतलब पब्लिकली रेड भी की गई थी, उसके बाद एफिक्स भी की गई थी उसके घर पे, और एफिक्स की गई थी कोर्ट हाउस में। ये कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है रिटेन में। ठीक है, कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया हुआ है वही डिक्लेयर कर रहा है रिटेन में कि हमने सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया हुआ है। मतलब उसके जो गांव है उसमें मैंने पब्लिकली रेड भी करवा दिया। दूसरी बात है कि एफिक्स भी करवा दिया गया दोनों जगह पे, कोर्ट हाउस में भी और उसके घर पे भी। अब जब कोर्ट ने ये रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया गया है तो इसको कंक्लूसिव एविडेंस मानेंगे। किस चीज का? कि सच में ये फुलफिल हुआ है। इसके लिए फिर से जज को इंटरोगेट नहीं किया जाएगा ना कि नहीं तुमने ये किया था कि नहीं किया था। जज का ऐसा रिटर्न में डिक्लेयर करना कि सब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल की गई है, ये कंक्लूसिव एविडेंस होगी इस फैक्ट की। ये कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब हो क्या? उसके अगेंस्ट उसको रिबट भी नहीं किया जा सकता, इरिबटेबल बन जाता है। आप में प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को पढ़े हैं एविडेंस में। मे प्रिज्म जो है रिबटेबल होती है, शैल प्रिज्म भी रिबटेबल होती है। ओके, कोर्ट को प्रिज्म करना कंपल्सरी है बट दैट इज आल्सो रिबटेबल। बट कंक्लूसिव प्रूफ जो होती है वो इरिबटेबल हो जाती है, उसके अगेंस्ट में एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके सांभवी? ओके सर। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर करना कि हमने
जो प्रोसीजर है प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का वो फॉलो करते हुए पब्लिश करा दिया है। इस बात को कंक्लूसिव एविडेंस मानी गई है कि सच में ड्यूली पब्लिश हो चुकी है प्रोक्लेमेशन। समझ में आई सबको? सारिका समझ में आई ये वाली बात? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन पूछता है कि कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर करना कि प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश्ड हो चुकी है, जो कोर्ट ने पब्लिश किया हुआ है उसी के द्वारा ये डिक्लेयर करना रिटेन में कि प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश्ड हुई है, ये क्या है? ये कोर्ट प्रिज्यूम इसकी सत्यता को क्या किया जाएगा? कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, या ये कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाएगी, या इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, इसको नहीं कंसीडर की जाएगी? इसका आंसर यही होगा कि ये कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए कंक्लूसिव एविडेंस को आप लोग अंडरलाइन रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। बस आपको कंक्लूसिव एविडेंस ध्यान में रखने हैं। और किस चीज की बात की जा रही है? कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर करना रिटेन में कि हमने ड्यूली पब्लिश करा दिया है प्रोक्लेमेशन। Conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and the proclamation was published on such date। कि हाँ, इस दिन में सच में प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो चुका है, ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। आइए सबसेक्शन 4 देखते हैं। Where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of, अंडरलाइन कीजिए 10 years or more, 10 years or more को अंडरलाइन कीजिए, फिर लाइफ को अंडरलाइन कीजिए, imprisonment of life को लाइफ, फिर डेथ को अंडरलाइन कीजिए। अगर प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश हुआ है उस एक्यूज के अगेंस्ट पब्लिश हो रहा है जो एक ऐसे ऑफेंस किया हुआ है जिसकी सजा कैसी है, जिसकी सजा कैसी है, 10 साल से ज्यादा की है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनाल्टी है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था एक बार आप लोगों को कि 10 से ज्यादा कहने में लाइफ डेथ नहीं इंक्लूड होता है। आप लोग को बताया हुआ था या सीयूटी वाले बताया हुआ था? निहारिका बताओ, निहारिका रेगुलर क्लास करती थी, बताओ ये मैंने बताया हुआ था कि नहीं तुम लोग को? सर शायद सबसे याद नहीं है अभी। ओके, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो हर जगह आप लोग देखते होंगे कि लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 प्लस होनी चाहिए, मतलब 10 साल से ज्यादा वाला पनिशमेंट, फिर अलग से लिखता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर लिखता है डेथ। ऐसे नॉर्मल सोचिए तो 10 से ज्यादा में ये ऑलरेडी आ गया ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल से ज्यादा वाली पनिशमेंट है, और डेथ पेनाल्टी भी है वो भी 10 साल से ही है, मतलब 10 से ज्यादा में ये सब आ गए एक तरह से देखी जाए तो। बट एक्चुअली नहीं आए, लीगली जो है ये नहीं आ रहे हैं इसके उसमें। ठीक है, ये अलग टाइप ऑफ पनिशमेंट है। जो टाइप ऑफ पनिशमेंट पड़ी जाती है कि कितने पनिशमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। आईपीसी में कितना था? 5 टाइप्स था, और बीएनएस में क्या हो गया? 6 टाइप था। कौन कौन सा 5 टाइप था बताते चलो जल्दी जल्दी। कौन कौन सी टाइप्स होती है पनिशमेंट की? सारिका, डेथ पेनाल्टी है कि नहीं? टाइप्स यस सर। ओके, और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसके बाद होता है इम्प्रिजनमेंट, और उसी इम्प्रिजनमेंट में क्या क्या आ जाता है? क्या क्या आ जाता है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी आ जाता है, सिंपल भी आ जाता है। इम्प्रिजनमेंट का डिस्क्रिप्शन आइदर रिग्रेस हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस अलग अलग टाइप नहीं है। इम्प्रिजनमेंट है चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 25 साल हो, जितना भी हो, और वो सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकती है। तो इम्प्रिजनमेंट कहने से वो सारे ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट कवर हो जाते हैं, और चाहे वो आइदर वो सिंपल हो, आइदर वो क्या हो, रिग्रेस हो। ओके, फिर फाइन होती है। फाइन, फाइन का मतलब उस पे फाइन इम्पोज की जाती है, फॉरफीचर प्रॉपर्टी को फॉरफिट की जा सकती है। ओके, और बीएनएस में एक नया मोड ऑफ पनिशमेंट को ऐड ऑन किया गया है, जो कि क्या है निहारिका बताओ? कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस। ओके, ये 6 मोड ऑफ पनिशमेंट होते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि डेथ अलग लिखा हुआ है, लाइफ अलग लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट अलग लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कवर नहीं हो रहा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एक अलग मोड ऑफ पनिशमेंट बताया गया है, अलग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बताया गया है आईपीसी के द्वारा या बीएनएस के द्वारा। ठीक है, ये नहीं कि इम्प्रिजनमेंट में रिग्रेस कवर होता है, सिंपल कवर होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं कवर होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलग ही टाइप है। फिर डेथ पेनाल्टी अलग ही सजा है। ओके, कैपिटल पनिशमेंट अलग सजा होती है।
और इम्प्रिजनमेंट में लाइफ भी कवर नहीं होता है, लाइफ अलग होती है। तो जब अलग होती है तो 10+ कहने में लाइफ कैसे इंक्लूड हो जाएगी? अगर कही जा रही है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, 10 से ज्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट, ये सब इसमें कवर हो गई ना, इसमें कवर हो गई 10 से ज्यादा साल की, चाहे जितनी भी ज्यादा हो 10, क्योंकि लाइफ अलग है। तो इसमें कभी ये कवर नहीं हो सकती है। तो जब भी लिखा रहता है कहीं पे भी कि 5 से ज्यादा अगर लिखना हो, अगर लाइफ को या डेथ को भी इंक्लूड करना है, तो दोनों ही मेंशन रहेगी कि 10+ डेथ एंड लाइफ, 5+ डेथ एंड लाइफ, 20+ डेथ और लाइफ, सब कुछ ऐसा लिखा रहता है। 10+ सॉरी, इम्प्रिजनमेंट में कभी भी लाइफ नहीं कवर होती है, डेथ कवर नहीं होती है। तीनों अलग अलग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जो कि हमारे बीएनएस के द्वारा या आईपीसी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। समझ में आ रही है संभवी? यस सर। ओके। तो हर जगह आप देखेंगे कि लिखी रहेगी, जैसे इस सेक्शन में भी लिखी हुई है कि 10 से ज्यादा साल की जो पनिशबल ऑफेंस होनी चाहिए, या उस ऑफेंस की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तो डेथ और लाइफ को इंक्लूड करना है तो स्पेशली मेंशन रहेगी, क्योंकि ये अलग टाइप ऑफ पनिशमेंट हो गया। ये किसमें आ जाएगा? इम्प्रिजनमेंट में आ जाएगा। लाइफ लाइफ है, यहाँ डेथ डेथ है। 10+ में ऐसे सोचने में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि 10 से ज्यादा कहीं की बात की जा रही है तो लाइफ भी आ गई और डेथ भी आ गई। बट लीगली जब तक लाइफ ना लिखी जाए तब तक लाइफ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट एक अलग टाइप होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक अलग टाइप होता है, और डेथ पेनल्टी एक अलग ही टाइप होता है। ओके निहारिका? यस सर। ओके। तो एग्जाम में भी जब आप लिख रहे होंगे, एग्जाम में भी वारंट केसेस क्या होते हैं? वारंट केसेस क्या होते हैं जल्दी से बताओ। वो ऑफेंस जिसकी सजा कितनी होती है? वारंट केसेस जल्दी से बताओ तुम लोग। सर मोर देन 2 years। ओके ओके निहारिका, आपका क्या कहना है? 2+ ईयर वाले पनिशेबल ऑफेंस वारंट केसेस होते हैं। और कोई है जो इसका जवाब देगा? सर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी इंक्लूड कर सकता है। 10 ईयर्स बोल रही हो संभवी? 10 ईयर प्लस मतलब 10+ बोल डेथ, रही हो वही? हाँ लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी इंक्लूड हो सकता है। आएगा शाश्वत, बताओगे शाश्वत? सही है सर, ये 2 साल से एक्सीड वाला और ये डेथ वाला भी सही। आप एक सेकेंड, ये निहारिका ने बताया था, ये सामूहिक ने बताया था, कौन सही है शाश्वत? दोनों मिला लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। अच्छा दोनों मिला ले, तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, ये 2+ या 10+? 2+ की सजा माने, 2+ की सजा तो होगी ही होगी, साथ में वो आपने भी बताया कि ये दोनों अलग अलग होगी ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ पनिशमेंट भी हाँ इनको लाइफ भी डेथ कर तो देंगे। अलग हो ही गया। ये 10+ लिखा जाएगा या 2+ नहीं, लिखा जाएगा? 2+, खाली 2+। ओके ओके ओके। शाश्वत ने बताया, यानी शाश्वत का कहा जाए तो 2+ लाइफ और डेथ। बिल्कुल भी शाश्वत ने जो बताया वो यही सही है, बाकी दोनों ही गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। निहारिका ने 2+ बताया, तो निहारिका डेथ जो इम्प्रिजनमेंट, डेथ पनिशमेंट वाली जो सजा, जो ऑफेंसेस होती है वो भी वारंट केसेस में ही जाती है, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली है वो भी होती है। तो 2+ कहने में डेथ और लाइफ नहीं इंक्लूड हुआ, इसलिए वो गलत जवाब हो गया। और वो क्यों गलत हुआ वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर 2+ कहने का मतलब हो गया कि 2+ से जितना भी ज्यादा इम्प्रिजनमेंट हो उसमें लाइफ कभी भी नहीं आएगा और डेथ कभी भी नहीं आएगा। लाइफ और डेथ को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो लाइफ और डेथ अलग से लिखना पड़ेगा, अलग से बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है निहारिका? यस सर, यस सर। सर उसके बाद ही मुझे ओके। मतलब रियलाइज हुआ कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल भी, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन ये 2+ बोलने में ये गलत हो गया, जवाब ही गलत है। ये लाइफ भी इसमें नहीं आया और डेथ भी नहीं आया, और सामूहिक 10+ नहीं, वो 2+ होती है। 2 से ज्यादा साल के लिए जो पनिशबल ऑफेंस नहीं होती है। नहीं, दोनों दोनों बोला था, मतलब थोड़ा सा वो हो गया। मैं था कि 2+ भी और ये वाला भी जो मैंने बोला ये भी इंक्लूड भी बोला था, पर वो गलत ही है। ओके ओके ओके। तो जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे आई होप, कि ये इवन वारंट केसेस में एग्जाम में आती है कि वारंट केसेस कौन से होते हैं। एक ऑप्शन होगा 2+। झारखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वारंट केसेस कौन सा होते हैं।
देख के लगेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में एक रहेगा 2+, फिर रहेगा 2+ भी, लाइफ भी, डेथ भी, ठीक है, या फिर रहेगा जो भी दो और गलत है। आंसर क्या देगा? 2+ और लाइफ और डेथ, तीनों ही अलग। 2+ में लाइफ डेथ नहीं शामिल हो रहा है, क्योंकि बीएनएस के अकॉर्डिंग, आईपीसी के अकॉर्डिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक अलग ही सजा है, डेथ पेनाल्टी एक अलग ही सजा है, और इम्प्रिजनमेंट एक अलग सजा है। अब सिंपल और रिग्रेस अलग अलग नहीं है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो, कलेक्टिवली वो एक इम्प्रिजनमेंट को बताते हैं, और वो इम्प्रिजनमेंट एक तरह का टाइप है सजा का, ठीक है। तो जो 6 टाइप से सजा का अब के अकॉर्डिंग, पहले तो 5 ही था, वो 6 याद रखे। और ये बात समझ में आ गई? सारिका, तुम्हें समझ में आई ये बात? यस सर। ओके ओके, तो मुझे लगता है ये तुम लोग को मैं नहीं बताया हुआ था, वो सीबीटी वाले में कुछ तो बताते समय ये बताया था। तो ठीक है, तो हम लोग सब सेक्शन 4 पढ़ रहे थे, इसलिए लिखा रहता है कि जब भी 10+ हो, 20+ भी हो, उसमें खुद से प्रिज्यूम नहीं कर लेना है कि डेथ या लाइफ भी आ जाएगा, वो लिखी रहेगी जब भी पैराग्राफ। तो आप जब एग्जाम में भी लिखेंगे तो साथ में लिखना है उसको। अगर आप डेथ और लाइफ को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लिखिए कि हाँ डेथ भी और लाइफ भी, और 10+ कहने में डेथ और लाइफ नहीं इंक्लूड होगा। तो 10+ है इसमें, फिर लाइफ है, डेथ है, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए। तो कह रहा है कि अगर प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है उस ऑफेंडर के अगेंस्ट में जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हुआ है, एलिज्ड ऑफेंस, जिसकी सजा क्या है, 10 से ज्यादा हो, या लाइफ हो, या डेथ हो, किसी भी एक्ट के अंडर में, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर। मतलब प्रोक्लेमेशन पब्लिश की गई थी कि आपको इतने दिन के अंदर मानना है, और वो दिन कितना होगा? नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज। ओके, जब भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाती है और उसको जो समय दी जाती है अपीयर होने का, अगर अपीयर नहीं होगा तो क्या की जाएगी? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर की जाने वाली है। तो जो भी अपीयर होने का डेट दिया जाता है वो पब्लिश करने के 30 दिन से कम का नहीं होता है, 30 दिन से ज्यादा का हो सकता है। तो वो जो दिन फिक्स किया गया था, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, जब का भी, उस दिन वो अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, उस दिन वो अपीयर नहीं हुआ। और वो किस ऑफेंस का अक्यूज्ड है? वो ऐसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है। फिर कह रहा है fails to appear at a specified place and time required by the proclamation, the court may वर्ड को अंडरलाइन कर लो, may वर्ड को, फिर से डिस्क्रिप्शन है, मे वर्ड है, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी अगर कुछ करना चाहते हैं तो करे, प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इसको अंडरलाइन कर लो, प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ओके, अब जो है क्या कर देगा? उसको डिक्लेयर कर देगा, प्रोनाउंस कर देगा कि अब ये जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया, एडमिट डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। तो सबसेक्शन 1, 2 और 3, 4 मिला करके ये प्रोसीजर पूरा क्लियर हुआ कि कैसे कैसे किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर की जाती है। सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर की जाती है, किसको की जाती है? जिसके अगेंस्ट में, मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू की गई है, जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू की गई है, उसको उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का क्या है कोर्ट के पास? डिस्क्रिशन है। और प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगा और उसको बुलाएगा जो कि 30 दिन से कम का नहीं होगा पब्लिश करने से, नॉट लेस देन 30 डेज, ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज। सबसेक्शन 2 में प्रोसीजर दिया हुआ है कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश होता ही कैसे है। तो 3 कंपलसरी चीजें हैं, क्या करनी है? सबसे पहले उसको पब्लिकली रीड कर दी है, फिर है उसको एफिक्स करनी है उसके घर पे, फिर एफिक्स करनी है कहाँ पे? कंस्पिशियस प्लेस को भी आप याद रखेंगे, ऑलरेडी आपको याद रहेगा, पूछ देता है कभी कभी, कहाँ पे फिक्स की जाएगी? एट एनी प्लेस या कंस्पिशियस प्लेस। तो कंस्पिशियस प्लेस पे मतलब जो नोटिसेबल प्लेस हो वहां पे करनी है। और तीसरी क्या हो गई? कोर्ट हाउस में भी पब्लिक एफिक्स करनी है। फिर एक डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट चाहे तो डेली न्यूज़पेपर जो उस एरिया में सर्कुलेट होती है उसमें भी पब्लिश करने का आदेश दे सकता है, उसमें भी पब्लिश करने का आदेश दे सकता है। ये सबसेक्शन 2 हो गया। सबसेक्शन 3 में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोर्ट जिसने प्रोक्लेमेशन पब्लिश करवाया है वो अगर एक स्टेटमेंट देता है रिटन में कि हाँ मैंने सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को, जो रिटन स्टेटमेंट है कोर्ट को, उसको कंक्लूसिव एविडेंस मानी जाएगी कि सच में प्रोक्लेमेशन ड्यूली पब्लिश हो चुका है, ठीक है, ये कंक्लूसिव एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। सबसेक्शन 4 सबसे लास्ट में जो सबसेक्शन है वो बता रहा है कि कोई ऑफेंडर जो एक्यूज्ड है, कैसे ऑफेंस का एक्यूज्ड है, 10 से ज्यादा, लाइफ या डेथ का, उसको अपीयर करने को होने को बताया गया था कि इस दिन तुम्हें अपीयर होना,
और वो नहीं अपीयर होता है, फिर कोर्ट क्या कर सकती है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी, कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। ओके, सारिका समझ में आई चारों सबसेक्शन? यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 5 देखो, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। अब सबसेक्शन 5 में जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब लिख रहा है कि अभी सबसेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा, लास्ट का क्या लिखा हुआ था कि अब उसको डिक्लेयर कर देगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। करे कैसे डिक्लेयर करेगा, वो डिक्लेयर करने में फिर वही फॉलो की जाएगी जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश करते समय की जा रही थी। सबसेक्शन 2 में यही दिया था ना कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने का क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी ये डिक्लेयर करते हुए। मतलब फिर से जब डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने तो फिर चिपका देगा कोर्ट हाउस पे, फिर चिपका देगा उसके घर पे कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा चुका है, पब्लिश करा सकता है न्यूज़पेपर में, पब्लिकली रेड करवा देगा। वही प्रोसेस फॉलो करके वो अब डिक्लेयर भी कर देगा कि हाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अब हम घोषित कर दिए हैं, क्योंकि सच में नहीं आया वो। ठीक है सारिका? यस सर। ओके, सेक्शन 85 निकालिए। सेक्शन 84 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अब सेक्शन 85 निकालिए। संभवी कोई डाउट है? नहीं कल्पना बताओ, कल्पना। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब कोई पर्सन भाग रहा है तो उसके प्रॉपर्टी को अटैच भी की जा सकती है, उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, लिखा हुआ है द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में, फिर मे वर्ड को अंडरलाइन कर लो, मे वर्ड को अंडरलाइन कर लो। May, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of proclamation। जब भी एक तबियत ठीक हो रही है एक बार फिर से संगम जाना पड़ जा रहा है हम लोग को। ठीक है, संभवी तुम रूम शिफ्ट कर ली? पर यहाँ के बहुत तबीयत खराब, इतनी पोल्यूशन है बहुत तो ज्यादा। तुम मेरा तबीयत तुम ठीक ऐसे हो, बस स्टेशन चौक वॉक पे नहीं हो क्या, मतलब तबीयत वो खराब पे हो नहीं रही हो है। क्या? हाँ, एलनगंज में सर। तब तो तुम्हारे घर रूम के बाहर बहुत ट्रैफिक रहती है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कोई गली वली में अभी ले तो लेनी फिलहाल चाहिए थी ठीक है। अगर। हाँ मतलब अंदर गली में है, लेकिन चौराहा बस 10 मीटर पे ही है। 10 मीटर, ओके। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन सस्पेंड, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84, मतलब जो कोर्ट इशू कर रहा था 84 में उसी की बात की जा रही है। जब कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा था उसकी बात कर, मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड राइटिंग एट एनी टाइम, अंडरलाइन करो इसको, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। यहां से यहां तक एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। कब दे सकता है अटैचमेंट का ऑर्डर? तो एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद कभी भी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन जो है इशू करने के बाद कभी भी। तो मे वर्ड अंडरलाइन हो गया, दूसरा अंडरलाइन क्या हो गया, कब का, व्हेन। अटैचमेंट की ऑर्डर कब होती है, तो एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। अंडरलाइन करो या ना करो, बट ध्यान में जरूर रखना है कि मूवेबल इमूवेबल दोनों कर ही लो अंडरलाइन। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो लगता है ये भी ध्यान में ना रहा है, मूवेबल या इमूवेबल दोनों का अटैच किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है, तो ये नहीं कि बस मूवेबल, इमूवेबल या मूवेबल दोनों को अटैच किया जा सकता है। अंडरलाइन कर लो, मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। क्या कर, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन से बिलोंग कर रहा है उसको अटैच किया जा सकता है। कब कब किस स्टेज पे, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। ओके, करना कंपल्सरी है क्या? नहीं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो मे वर्ड, एट एनी टाइम, आफ्टर द प्रोक्लेमेशन एंड मूवेबल इमूवेबल, ये तीन चीज आपको याद रखना है। ये तीनों ही क्वेश्चन बन जाएंगे, तीनों पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, फिर देखा प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड एट वेयर एट द टाइम। अब देखो, अब वेन का बदल दिया, पहले लिखा एट आफ्टर, मतलब प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने के बाद भी, एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब लिख रहा है प्रोवाइजो में एट द टाइम ऑफ इशू प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू करते समय ही कोर्ट इज सेटिस्फाइड
by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued, वो क्या करने वाला है, ए और बी में से कुछ करने वाला है, तो अंडरलाइन कर दो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जो ऊपर था उसको अंडरलाइन कर दो एट द टाइम ऑफ इशू प्रोक्लेमेशन। पहले जनरल रूल क्या बोला, जनरल रूल क्या बोला, वो बोला कि प्रोक्लेमेशन सॉरी अटैचमेंट कब करनी है, प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के बाद कभी भी, प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के बाद कभी भी। बट इसका एक्सेप्शन है ये, उसी का एक्सेप्शन है ये कि कब प्रोक्लेमेशन इशू करते समय ही अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है, मतलब उसके बाद नहीं, साथ साथ ही सिमल्टेनियसली प्रोक्लेमेशन भी इशू कर रहे हैं और साथ में अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे दे रहे हैं। समझ में आ रहा है संभवी? यस सर। तो वही कब दे सकता है, वो ए बी में लिखा हुआ है, ए बी में लिखा हुआ है, लिखा है इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट हम प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं वो अपना प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है जानबूझ करके, ठीक है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। उस कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वहां से वो रिमूव कर रहा है, मतलब किसी और कोर्ट के जुरिसडिक्शन में जा रहा है, ठीक है, मतलब या तो डिस्पोजल कर रहा है या वहां से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहा है, मतलब वहां बेच करके कहीं और खरीद रहा है, ठीक है, या मूवेबल प्रॉपर्टी वहां से उठा करके कहीं और पहुंचा रहा है, उसके जुरिसडिक्शन से बाहर लेके जा रहा है। ओके, ये अगर कोर्ट को लगता है तो क्या करेगा वो, तो प्रोक्लेमेशन इशू करते के साथ ही अटैचमेंट का ऑर्डर दे देगा। इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सिमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, फिर मे वर्ड है, कर सकता है, सब में ये मे वर्ड चल रहा है कि ये करना मे है, डिस्क्रिप्शन है। तो आप समझ गए, पहले जनरल रूल था फिर स्पेसिफिक रूल था, जनरल रूल था और इसका एक्सेप्शन था। जनरल क्या है कि एट एनी टाइम आफ्टर है इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। अटैचमेंट का ऑर्डर कब देना है, तो एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद में, आफ्टर, ये जनरल हो गया। इसके एक्सेप्शन है कि सिमल्टेनियसली भी कर सकता है, सिमल्टेनियसली भी कर सकता है, कि दोनों साथ में भी कर सकता है, प्रोक्लेमेशन भी पब्लिश करे और साथ में अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे। कब, जब लग रहा है वो कि उस पर्सन अपना प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है या लग रहा है कि वो अपना प्रॉपर्टी किसी और जुरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर रहा है। ओके, यस सी, यस सर। ओके, तो आप समझ गए जनरली कब देना है अटैचमेंट का ऑर्डर, और एक्सेप्शन है कि साथ में भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू कि जब जब एक्यूज्ड पर्सन अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा होता है तो प्रोक्लेमेशन कब इशू होती है, सॉरी अटैचमेंट का ऑर्डर कब आती है, तो ऑप्शन में रहेगा प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के बाद में, उसके पहले या उसके साथ में। तो क्या आंसर हो जाएगा, साथ में कर सकता है, उसके साथ में सिमल्टेनियसली कर सकता है। तो सिमल्टेनियसली को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। सबसेक्शन 2 देखिए, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदिन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, ठीक है। तो अब सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि वो जो ऑर्डर दिया है, अटैचमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है, उससे क्या होगा, उस अटैचमेंट का ऑर्डर से क्या किया जाएगा, उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, कहाँ पे, उस डिस्ट्रिक्ट में। पहले बोल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी उसको अटैच कर दी जाएगी। एंड इट शैल authorize the attachment of any property belonging to such person without such district, without such district मतलब उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर, beyond such district, ओके, आप विदाउट को बियॉन्ड भी बोल सकते हैं, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा, उस डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी को तो अटैच किया ही जाएगा, लेकिन उसके बाहर कोई प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है। कब, when endorsed by the DM within whose district such property is situated, डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट को अंडरलाइन कर लो, डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट को अंडरलाइन कर लो। अब अटैचमेंट का ऑर्डर आ चुका है, अटैचमेंट का ऑर्डर आ चुका है, तो क्या किया जाएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, या बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट को भी, बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, बट विथ इंडोर्समेंट बाय डीएम, मतलब आफ्टर इंडोर्समेंट बाय डीएम करा के हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। कहाँ के डीएम से, वहां के डीएम से जहाँ के प्रॉपर्टी को अटैच करना है। ओके, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी को अटैच करना है वहां के डीएम से इंडोर्स कराएंगे कि हाँ आपके यहाँ ऑफेंडर है, उसके हमको प्रॉपर्टी अटैच करना है, आप इंडोर्स कर दीजिए। समझ में आया निहारिका?
यस सर। ओके, तो ये था कि प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर मिल जाने के बाद कहाँ की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, तो उस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी को तो कर ही ली जाएगी अटैच, या उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर किसी बियॉन्ड वाले डिस्ट्रिक्ट को, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी प्रॉपर्टी को अटैच की जा सकती है, लेकिन इसके लिए किसकी इंडोर्समेंट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंडोर्समेंट चाहिए, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ की प्रॉपर्टी को अटैच करना है। आइए सबसेक्शन 3 देखते हैं। इफ द प्रॉपर्टी, सबसेक्शन 3 4 जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 में बस डीएम याद रखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि किससे इंडोर्स करानी है, जब भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में अटैच करनी है तो किससे इंडोर्स करानी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडरलाइन की दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट याद रखिएगा। उसके अलावा सबसेक्शन 2 में भी याद करने वाली नहीं थी। सबसेक्शन 3 में है कि इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अगर जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कर्ज है, डेट है, तो उसको कैसे अटैच किया जाएगा, तो एबीसीडी लिखा हुआ है, नॉट मच इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको सीज कर लिया जाएगा। मूवेबल है तो सीज कर सकते हैं डायरेक्ट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट करके। लेकिन कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन कौन सा मोड से किया जा सकता है, तो जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि रिसीवर भी अपॉइंट की जा सकती है, मूवेबल और इमूवेबल में दोनों है, उसमें भी रिसीवर अपॉइंट करने की बात की गई है। फिर by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, मतलब कि एक ऑर्डर दे देगा राइटिंग में, ऑर्डर एक डायरेक्ट की जाएगी राइटिंग में, जिससे उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कि अब डिलीवरी नहीं करना है उस एक्यूज पर्सन को। मतलब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये लैपटॉप इनका तो है लेकिन इनको देना ही नहीं है कभी, ठीक है, लैपटॉप इनका है लेकिन इनको देना ही नहीं है, तो उस मिलेगा ही नहीं उसको एक्यूज पर्सन को उसका लैपटॉप, तो हो गया अटैच हो गया, तो चाहे उसको सीज कर ले, सीज कर ले, ठीक है, चाहे उसके लिए कोई रिसीवर अपॉइंट कर दे, मतलब कि रिसीवर अपॉइंट करके उसको दे दे, सीपीसी के अंदर रिसीवर अपॉइंट करने का प्रोसीजर पड़ता है, वही यहाँ भी अप्लाई होती है, ठीक है, तो रिसीवर अपॉइंट कर दे, या कह दे कि इसको वंचित कर देना है, मतलब एक्यूज पर्सन को ये मिलना ही नहीं चाहिए। डी लिखा हुआ है कि इनमें से एक या दो कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, मतलब एनी ऑफ देम यूज कर सकते हैं, या एनी मोड ऑफ देम बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक फिट, मतलब इनमें से सब या कोई दो भी यूज कर सकते हैं ये अटैच करने के लिए। सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सबसेक्शन 3 में आप मूवेबल प्रॉपर्टी को अंडरलाइन कर लो और डेट को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सबसेक्शन 3 मूवेबल प्रॉपर्टी और डेट का प्रोसीजर था, डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी का। सबसेक्शन 4 में इमूवेबल को अंडरलाइन कर लो, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब कैसे उसको अटैच की जाएगी। The attachment under this section shall, in case of the land paying revenue to the state government, be made through the collector of the district। तो इसका दो हो गया, अगर वो लैंड ऐसा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो लैंड है और वो लैंड ऐसा है जो रेवेन्यू देता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो किसके थ्रू होगा, थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अंडरलाइन करो, थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को। या अगर वो नहीं है, लैंड पेइंग रेवेन्यू वाला नहीं है, तो कैसे होगा, तब दिया हुआ है एबीसीडी में। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में पाता है, अगर वो लैंड पेइंग रेवेन्यू है टू स्टेट गवर्नमेंट या अदर कोई, ठीक है, लैंड पेइंग रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट या अदर, तो अगर वो ऐसा लैंड है जो जिससे रेवेन्यू दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, तब कैसे की जाएगी उसकी अटैचमेंट, उसको थ्रू कलेक्टर की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है उसके थ्रू की जाएगी। या अदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर एबीसीडी आ गया। ए में लिखा है बाय टेकिंग पोजीशन, अब इमूवेबल है ना तो यहाँ पे पोजीशन लेने की बात की जा रही है, उसका पोजीशन ले लिया जाएगा। ऊपर लिखा था सीजर, मूवेबल प्रॉपर्टी में सीजर लिखा होता है, यहाँ पे पोजीशन लेने की बात की गई है। फिर वही हो गया, रिसीवर अपॉइंट की जाएगी, या ऐसे डायरेक्ट कर दी जाएगी कि उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रही है उसको नहीं दी जाएगी। किसको नहीं दी जाएगी, उसका जो एक्यूज पर्सन है उसको नहीं दी जाएगी। फिर डी में लिखा है कि ऑल और एनी ऑफ देम, मतलब एक या एक दो से ज्यादा। तो सबसेक्शन 3 और 4 में आपको बेसिकली रटना नहीं है, बस थोड़ा एक बार आप बस ध्यान में रखेंगे, रिसीवर दोनों में ही है, रिसीवर अपॉइंट का। मूवेबल है तो उसको सीज करने की बात थी, ये मूवेबल है तो उसकी पोजीशन लेने की बात की गई, उसकी पोजीशन ले ली जाएगी, और मूवेबल को सीज करने का, रिसीवर दोनों में ही बात की गई थी अपॉइंट करने की। और जो सी पॉइंट है वो भी दोनों में एक ही तरह का है। सी में लिखा हुआ है कि उसकी पोजीशन उसको नहीं दी जाएगी, मतलब उसको उस मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा उस एक्यूज पर्सन को। और सी में भी लिखा हुआ है कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो यूसुफैक्ट होता है, मतलब कि उसका जो उससे अगर कोई रेंट हो रही है, उसकी इनकम हो रही है, वो नहीं दी जाएगी एक्यूज पर्सन को। और डी में लिखा है उनमें से कोई से भी हो सकती है, दो मेथड से भी हो सकती है। एक और एक्स्ट्रा चीज थी सबसेक्शन 4 में, अगर वो लैंड पेइंग रेवेन्यू है तो उसको कैसे की जाती है, थ्रू द कलेक्टर की जाती है।
collector. Okay, Sanfat? Yes, sir. Okay. Subsection 5. Subsection 5 है if the property ordered to be attached consist of livestock, मतलब कोई अगर कोई जानवर हो, कोई पशु हो, मतलब कि जिस चीज के अटैचमेंट की बात की जा रही है अगर वो लाइव स्टॉक हो तो वो कैसे की जाएगी, और इज ऑफ पेरिसेबल नेचर, मतलब वो नष्ट हो जाने वाला हो, वो लंबे समय तक वो उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, इस तरह का वो प्रॉपर्टी है। कोर्ट में if it thinks fit, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceed of the sale shall abide by the order of the court. तो ऐसे अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी इमीडिएट सेल का आदेश कोर्ट दे सकता है। क्यों देगा? क्योंकि वो नष्ट हो जाएगी ना, उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, तो उसको अटैच करके रखी जाएगी लंबे समय तक, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि कोर्ट क्या कर सकता है इस केस में, इस केस में क्या कर सकता है, इस केस में उसको तुरंत बेचने का आदेश दे सकता है, तुरंत बेचने का आदेश दे सकता है, और उसका जो प्रोसीड्स होगा, बेचने के बाद जो प्रोसीड्स पैसे बचते हैं उसको प्रोसीड्स कहा जाता है। अगर कोई 500 200 में बेच दिया गया कोई प्रोडक्ट को, तो 200 निकला, उसका क्या होगा, प्रोसीड्स हो गया। उसका क्या करता है ये कोर्ट बताएगा। ओके सारिका? यस सर। हाँ, वैसे भी हर जगह ऐसे ही रहती है। ऑब्वियस है कि कोई लार्ज स्टॉक होती है या कोई पेरिसेबल नेचर की चीज होती है, उसको इमीडिएट सेल का आदेश दे दिया जाता है। जहां भी इस तरह के प्रोविजंस होते हैं अटैचमेंट का, वहां ये जरूर रहता है कि पेरिसेबल अगर प्रोडक्ट है, पेरिसेबल अगर प्रॉपर्टी है, तो उसको तुरंत बेचा जाए, क्योंकि वो पर्पज ही सर्व नहीं होगा। अगर उसको रखी जाए वो बर्बाद हो जाए, तो ना मालिक कर रहा ना स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, ठीक है। अगर वो केस जीत भी गया बाद में, तो उसका भी नहीं वापस हो पाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही बचा नहीं। तो अगर कोई पेरिसेबल प्रोडक्ट है, पेरिसेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको बस उसको रखे रहने का कोई महत्व नहीं है। Subsection 6. The power, duties, liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of the receiver appointed under the CPC. ठीक है, बताया था मैंने कि CPC का जो रिसीवर का प्रोविजंस है, वहां जो उसकी पावर लायबिलिटी होती है वो यहाँ भी अप्लाई होगी। ये भी याद कर लो, अंडरलाइन कर लो CPC को, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को। ये भी पूछा हुआ कभी ना कभी कि ये जो रिसीवर अपॉइंट की जाती है, ये कहाँ के प्रोविजन से गवर्न होता है, तो सीपीसी वाला प्रोविजन यहाँ अप्लाई होता है। सीपीसी में रिसीवर के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो यहाँ अप्लाई होते हैं। सबसेक्शन 6 में सीपीसी को अंडरलाइन कर लो और रिसीवर को अंडरलाइन कर लो। रिसीवर के कंटेक्स्ट में सीपीसी का प्रोविजन अप्लाई होता है। ओके निहारिका? यस सर। हाँ, तो सेक्शन 85 बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तक के जो सेक्शंस है, ये दोनों सेक्शंस, दोनों के अभी जो आगे दो आने वाले हैं, ये चारों सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कई सारे एमसीक्यू निकल के आ रहे हैं इसमें से, आप देखेंगे। 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम। अब ये था ही नहीं, ठीक है, सीआरपीसी में था ही नहीं सेक्शन, ये नया सेक्शन ऐड ऑन किया गया है। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, मतलब प्रोक्लेम्ड पर्सन का जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, उसको पहचान करके अटैच किया जाएगा। ओके, न्यूली एडेड प्रोविजन है, लिखा है द कोर्ट मे का फिर वर्ड यूज है, मे को अंडरलाइन कर लो, ऑन रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। कह रहा है कि ये कब करेगा, एक तो रिटन रिक्वेस्ट पे, कब करेगा, रिटन रिक्वेस्ट पे, किसके रिटन रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर के रिटन रिक्वेस्ट पे, लेकिन ऊपर लेवल वाले पुलिस ऑफिसर, एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के, ठीक है, एसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के, इनके रिटन रिक्वेस्ट पे या इनसे ऊपर, ठीक है, मिनिमम इनसे। तो अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के वो नीचे का रैंक नहीं होने चाहिए। अगर ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब ये करेगा कोर्ट, ठीक है। एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, दोनों अंडरलाइन कर लो। वैसे भी न्यूली एडेड प्रोविजन है तो इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस, क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस की असिस्टेंस मांगे फ्रॉम ए कोर्ट और अथॉरिटी इन द कंट्रैक्टिंग स्टेट, अंडरलाइन कर लो, इन द कंट्रैक्टिंग स्टेट। अभी आगे हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का एक चैप्टर ही है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में बात की गई है कंट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में। ऐसे दूसरे कंट्रीज की बात हो रही है, कंट्रैक्टिंग स्टेट जो है दूसरे कंट्रीज की बात हो रही है, कि मान लो नेपाल हो गया, चाइना हो गया,
ये सब अलग कंट्री है। वहां से कोई ट्रीटी साइन है कि हम जैसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। आप लोग प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो सकता है पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो जिसे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं। उसमें क्या होती है, जो पार्टीज के बीच के रिलेशंस है उसको भी गवर्न की जाती है, जो इंडिविजुअल्स के बीच के रिलेशंस है उसको भी गवर्न की जाती है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को। जब कोई इंटरनेशनल एंगल इन्वॉल्व होती है तो उसका कई सारा वेल सेटल्ड उसमें भी लॉज बन चुके हैं। तो उसमें ये भी एक होता है ना कि जो कंट्रीज होते हैं वो सिमिलर प्रोविजंस अपने देश के लॉज में इंक्लूड करे। सिमिलर प्रोविजंस कि जैसे हमारे में इंक्लूडेड, हमारे सीआरपीसी में, बीएनएसएस में इंक्लूडेड है, वैसे ही वहां के देशों में भी इंक्लूड हुआ होता होगा कि अगर कोई एक्यूज पकड़ा जाए, चाहे कोई सम्मन इशू करनी हो उसके देश में, तो ऐसे ऐसे फॉलो होगी। जैसे इंडिया में अगर सम्मन आएगी किसी फॉरेन कंट्री से तो उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कि कोई इंडियन कोर्ट ही इशू किया हो। वारंट आएगी तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है तो उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कोई इंडियन कोर्ट ही वारंट इशू किया होगा, ताकि उनके भी कोर्ट, जो फॉरेनर कोर्ट्स है उनको भी वैल्यू दिया जाए, उनके भी वारंट सम्मन को या अदर प्रोसेसेस को वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाए। वैसे ही वो देश भी अपना प्रोविजन में इंक्लूड करेगा कि दूसरे देशों से आए तो हम भी वैसे ही करेंगे। इससे क्या हो गया, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है कि हाँ इंडिया में भी ये प्रोविजन है, भूटान में भी ये प्रोविजन है, तो भूटान से जब इंडिया में कुछ आएगी, कुछ लीगल प्रोविजन अगर कुछ फॉलो करनी होगी तो वैसे ही फॉलो होगी। जैसे भूटान में इंडिया से अगर कुछ रिक्वेस्ट किया जाए तो वो भी वैसे ही फॉलो किया जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी से क्या होती है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रिलेशंस होते हैं उसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो उसी तरह का ये प्रोविजंस है। बीएनएसएस में अभी मिलेगी बहुत सारे प्रोविजंस, जिसमें जैसे लिखा हुआ है चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 है ही रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में कि दोनों देश के, कि कोई इंडिया से किसी देश का अगर ट्रीटी हुआ है तो वो भी देश अपने देश में ऐसा प्रोविजन रखेगा, हम भी रखेंगे, ताकि डिफिकल्टीज नहीं आती है। नहीं तो कोई देश, अगर हम भेज रहे हैं भूटान में वारंट एग्जीक्यूट करो तो भूटान मान ही नहीं रहे, तो भूटान का बात हम क्यों मानेंगे अगर यहाँ से किसी को उसको पकड़ के ले भेजता हूँ। तो इसलिए जो भी देशेज होते हैं जिनके बीच में ट्रीटीज होते हैं सब अपने लॉज में वो प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए रहते हैं। तो इंडिया से नाम नहीं लिखा रहेगा, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री जिससे अगर आए, क्या है, कोई रिक्वेस्ट है कि कोई चीज को एग्जीक्यूट करनी है, कोई प्रोसेसेस है जिसको कंपेल करानी है तो वो कराएगा। कैसे कराएगा, जैसे अपने देश से ही कुछ कराना है वैसे ही कराएगा। मतलब उसको क्या करेगा, ऐसा इग्नोर नहीं कर देगा कि हाँ फॉरेन कंट्री से आया हुआ है रिक्वेस्ट तो हम लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि अगर असिस्टेंस मांगनी है कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कोर्ट से या अथॉरिटी से, किस चीज के लिए, आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब हो सकता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वहां भाग गया हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भूटान भाग गया है और भूटान में उसका क्या है, प्रॉपर्टी है, तो उसको अटैच किया जा सकता है ना। तो उसका अटैच करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिया हुआ है। तो वो कब इशू करेगा कोर्ट, जब रिटर्न रिक्वेस्ट किससे मिले, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले। कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हाँ भूटान में ये क्यों भाग गया है ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और वहां हमें अरेस्ट करनी है, वहां क्या करनी है, उसके प्रॉपर्टी को अटैच करनी है। तो वहां के कोर्ट को आप क्या कीजिए, आप लिखिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि ताकि वहां पे एग्जीक्यूट कराया जा सके। belonging to a proclaimed offender in accordance with the procedure provided in chapter 8। chapter 8 थोड़ी देर बाद मिलेगी। जिस proclaimed arrangement का वो चैप्टर है कि उस देश में उस देश के चीजों को यहाँ पे कैसे अप्लाई की जाएगी, यहाँ के चीजों को उस देश में कैसे अप्लाई की जाएगी, ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो आपको बस 86 ध्यान में रखने बात है कि जब भी किसी कंट्रैक्टिंग स्टेट में कोई भाग के जाए एक्यूज्ड, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसके रिगार्डिंग अटैचमेंट करनी है प्रॉपर्टी की, उसको अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करानी है, तो उसके लिए जो इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसके रिक्वेस्ट पे इशू की जाएगी, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके सारिका? यस सर। ओके, तो यही दो बात आप याद रखें, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। और कंटेक्टिंग स्टेट को अंडरलाइन कर ले ताकि लगे कि ये दूसरे कंट्रीज के बारे में दी गई है। और बहुत सारे प्रोविजंस चैप्टर 8 में पढ़ने हैं जिसमें कैसे भेजी जाती है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, वो सारे उसमें दी गई है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ये इस क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आते रहे हुए हैं। 87, if any claim is preferred to or objection made to the attachment of any property attached under section 85 के बाद 86 में यही होना चाहिए था, बीच में एक एडिशनल सेक्शन आया हुआ है
बट पहले 83 वही था, 83 को 84 था ये वाला सेक्शन, लाइन से था। पहले 86 नहीं था, ये वाला प्रोविजन जो हमने अभी पढ़ा वो नहीं हुआ करता था। तो जो पिछले सेक्शन में मतलब 85 में, अब बीच में एक सेक्शन आ गया हुआ है, सेक्शन 85 में जो हमने अटैचमेंट पढ़ा कि अटैच किया जा सकता है कब किया जा सकता है अटैच? प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद या पहले या साथ में, कब किया जाता है बताओ जल्दी। तारिका कब किया जाता है बताओ? So at any time after issue the proclamation. बहुत बढ़िया सारिका, बहुत बढ़िया। तारिका ने बिल्कुल सही बताया कि प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद कभी भी की जा सकती है। लेकिन उस तरह का हम लोग एक सेशन डिस्कस किए थे कि अगर वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है या किसी और जुरिडिक्शन में जा रहा है तो साथ में भी की जा सकती है, ठीक है, साथ में भी। बट वो एक्सेप्शन था, जनरली कब करनी है? जब प्रोक्लेमेशन इशू हो गई उसके बाद करनी है अटैचमेंट। तब उसी अटैचमेंट के रिगार्डिंग किसी को कोई क्लेम करना है या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है, एनी क्लेम या ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दैट अटैचमेंट, उसकी बात कर रहा है। कर रहा है इफ एनी क्लेम इज प्रीफर्ड टू या कोई ऑब्जेक्शन इज मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 85। सेक्शन 85 में जो अटैचमेंट था उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम है या ऑब्जेक्शन है किसी को, वो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट कब प्रीफर की जा रही है, वो क्लेम कब की जा रही है? वो अटैचमेंट ऑर्डर के 6 महीने के अंदर, अंडरलाइन करो, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, विद इन 6 मंथ। दूसरा डेट आ रहा है इसमें, टाइम लिमिट, within 6 months from date of attachment। ये क्या हो जाएगा? ये किस चीज के रिगार्डिंग है? क्लेम एंड ऑब्जेक्शन एज टू अटैचमेंट, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा टाइम लिमिट है। अब कह रहा है कि जो अटैचमेंट का ऑर्डर आती है उसके अगेंस्ट, उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम हो या ऑब्जेक्शन हो, वो कब तक की जा सकती है? उस अटैचमेंट ऑर्डर के 6 महीने के अंदर तक, ठीक है, 6 महीने। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। अगर आज आई अटैचमेंट की ऑर्डर तो आज से 6 महीने के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम है या ऑब्जेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? बार्ड हो जाएगा, ओके, 6 महीना। तो ये डेट आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट होगी, नॉट लेस देन 30 डेज के बाद। फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन। देखो ऑन द ग्राउंड डेट, और ये किसके द्वारा की जा रही है? प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, ठीक है। ये अंडरलाइन भी कर लो, बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, ताकि याद रहेगा ये प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा कोई और कर रहा है, किसी और का कोई क्लेम है, किसी और का कोई ऑब्जेक्शन है कि अरे आप उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। हो सकता है ना कि किसी का प्रॉपर्टी अटैच किया जा रहा है, उसमें किसी और का भी इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो वो बोलेगा ना आप वो उसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, आप तो उसको अटैच कर लेंगे, इससे मेरा भी घाटा हो रहा है, आई हैव आल्सो सम जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, उसको मत अटैच कीजिए, किसी और प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए, ठीक है। तो बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर। क्यों दो वर्ड क्यों यूज कर रहा है क्लेमेंट ऑब्जेक्टर? क्योंकि दो चीज की बात कर रहा है ना, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है। तो क्लेम करने वाला क्लेमेंट हो गया और ऑब्जेक्शन करने वाला ऑब्जेक्टर हो गया। क्लेम करने वाला क्लेमेंट, ऑब्जेक्ट करने वाला ऑब्जेक्टर, ठीक है। तो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। ग्राउंड क्या है कि क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर का कुछ इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट, और उसको अटैच नहीं किया जाना चाहिए उस इंटरेस्ट को। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी अकॉर्डिंग टू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट। देखो अब उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को किया ही जाएगा, क्या किया जाएगा? इंक्वायरी किया जाएगा। शैल को अंडरलाइन कर दो, शैल को। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ सबसेक्शन 1 को। ये कह रहा है कि कोई अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया हो, कोई अटैचमेंट का ऑर्डर ऑलरेडी आ गया हो, बट उस अटैचमेंट के रिगार्डिंग किसी का कोई क्लेम हो या कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज कर सकता है 6 महीने के अंदर। उस अटैचमेंट के ऑर्डर के 6 महीने के अंदर वो रेज कर सकता है, ओके। कौन रेज करेगा? वो प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा कोई पर्सन होगा, ठीक है। प्रोक्लेम्ड पर्सन के अलावा कोई पर्सन भी अपने कोई क्लेम ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। किस ग्राउंड पर रेज करेगा? कि उसका भी कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में जिसको अटैच किया गया है।
दैट क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज सम इंटरेस्ट इन दैट अटैच प्रॉपर्टी, इस ग्राउंड पे वो क्लेम करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड क्या हो गया, ग्राउंड हो गया कि इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन अटैच प्रॉपर्टी, अटैच प्रॉपर्टी में उसका कुछ इंटरेस्ट है। कौन कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को तो बुला ही जा रहा है, अब वो आ भी नहीं रहा है और ये सब करे तो होगा नहीं, उसी को प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है ना, तो वो क्या ही क्लेम करेगा, उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है तो उसको तो एक्चुअली ये आना है और लीगल प्रोसीडिंग को फेस करना है ना, अगर वो आके फेस करे तो अटैच ही नहीं किया जाएगा। इसलिए बात की जा रही है किसी और दूसरे पर्सन की जिसकी इंटरेस्ट हो। ओके संभवी, समझ में आई ये बात? ओके सर। ओके, अब आइए प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइडेड एट एनी क्लेम प्रीफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सेक्शन, this subsection may in the event of death of the claimant or objector be continued by legal representative। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो अगर मर भी जाए वो क्लेमेंट ऑब्जेक्टर तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है अगर है तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है उस क्लेम या ऑब्जेक्शन को। अगर वो मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कंटिन्यू करेगा ही ना उसका क्लेम, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाती है, एयर्स को ट्रांसफर होती है, अगर प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो एयर्स को तो मिल जाएगी ना, वो ट्रांसफर हो जाएगी, तो अगर उसके पेरेंट्स नहीं रहे तो उसके जो लीगल एयर है वो क्लेम करेंगे। दैट्स व्हाई लिखा हुआ है सबसेक्शन 2, claims or objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued। अब कह रहा है किस कोर्ट में होगा, किस कोर्ट में होगा, वो कोर्ट मतलब क्लेम या ऑब्जेक्शन किस कोर्ट में प्रीफर किया जाएगा, वो कोर्ट जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है, या if the claim or objection is in respect of property attached and or attached under an order endorsed under subsection 2 of section 85 in the court of CJM of the district in which the attachment is made। तो CJM के कोर्ट में हो सकता है, बस CJM का अंडरलाइन कर लीजिए, वैसे भी ये सबसेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है उस कोर्ट में किया जा सकता है प्रीफर, या CJM के कोर्ट में प्रीफर किया जा सकता है, CJM के कोर्ट में प्रीफर किया जा सकता है। तो लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 जो है 85 के उस केस पे लिखा हुआ है, सेक्शन 85 के सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 85 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ था, आइए देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि जब भी डिस्ट्रिक्ट के अंडर होता है तो वहां अटैचमेंट किया जा सकता है, या डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो तो वहां के डीएम से इंडोर्स करा के दिया जा सकता है। तो आपको ये सब चीजें नहीं याद रखनी है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछता है, आपको याद रखनी है। तो बस याद रखिए कि सीजेएम या जो कोर्ट इश्यूइंग प्रोक्लेमेशन है, दोनों में से कोई कोर्ट से क्या किया जा सकता है, उस दोनों कोर्ट में क्लेम ऑब्जेक्शन प्रीफर किया जा सकता है। Subsection 3, every such claim or objection shall be inquired into or by the court in which it is preferred or made। Definitely इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब भी क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल की गई है तो वो इंक्वायरी तो करेगी ही ना। Provided that it is preferred or if it is preferred or made in the court of CJM, it may make it over for the disposal by magistrate subordinate। अब CJM के पास अगर प्रीफर किया गया है तो CJM क्या कर सकता है, मेक ओवर कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट के पास। मेक ओवर का मतलब ऑलरेडी आप समझते हैं, नीचे वाले कोर्ट में देना, तो मेक ओवर कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट के पास अगर सीजीएम के पास दी गई। ये भी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, देखो सबसेक्शन 4 में फिर से एक इंपॉर्टेंट डेट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी के क्लेम या ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया गया है, सबसेक्शन 1 में ही लिखा हुआ था कि कोई ऐसा क्लेम करे तो उसकी इंक्वायरी करनी है। सेल वर्ड को मैंने अंडरलाइन करा था, इंक्वायरी करनी है, लेकिन पर क्या करनी है, या तो अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा, एक तो करेगा ना कोर्ट, या तो अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। अगर डिसअलाउ कर दिया गया, डिसअलाउ करने से कौन एग्रीमेंट बन गया, वो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि वो जो क्लेम कर रहा था उसको नहीं माना कोर्ट ने, या जो ऑब्जेक्ट किया गया था उसको नहीं माना कोर्ट ने। तो वो क्लेमेंट या वो जो ऑब्जेक्टर है वो क्या कर सकता है, अगर उसके क्लेम को या ऑब्जेक्शन को डिसअलाउ कर दिया कोर्ट ने, तो लिखा हुआ है डिसअलाउ कर दिया गया तो मे within a period of 1 year from the date of such order institute has to establish the right which he claims। तो अगले 1 साल के अंदर में वो एक अलग सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, किस चीज के लिए, टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम। ठीक है, आ गई। वन ईयर ऑफ
establish क्लेम या ऑब्जेक्शन को फाइल किया गया था क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर के द्वारा, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है, वो कर देंगे। कब से 1 साल जोड़ता है? वो ऑर्डर आ गया, कौन सा ऑर्डर आ गया? आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगा ऑर्डर, आपका जो ऑब्जेक्शन था उसको रिजेक्ट कर देगा ऑर्डर, उसके 1 साल के अंदर, ठीक है। अटैचमेंट के 1 साल नहीं, आपके ऑर्डर को जो आपकी जो रिक्वेस्ट था उसको डिसअलाउ कर दिया गया, उसके 1 साल के अंदर सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट की जा सकती है क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए। कब? 1 साल तक। तीसरा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपको ये सब पूछा हुआ है कि क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर उसके क्लेम को या ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट होने के 1 साल के अंदर क्या कर सकता है? एक सेपरेट सूट, अलग ही सूट इंस्टीट्यूट करेगा, ठीक है, अलग सूट, कि मेरा ये क्लेम था, इसको स्टैब्लिश कर, क्योंकि उसका जो क्लेम था वो उस केस में उसने अपना क्लेम दे दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, तो अलग ही सूट फाइल करेगा अपने उस क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने उस इंटरेस्ट का, जो उसके प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है उसको स्टैब्लिश करने के लिए अलग ही सूट फाइल करेगा। ओके, यस सी। Yes, sir. फिर लिखा हुआ है बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। ओके, बहुत ही सिंपल बात लिखा है, इसको आपको ना याद करेंगे तो भी ये ऑब्वियस है। लिखा हुआ है कि ये जो सेपरेट क्लेम सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, इसका सब्जेक्ट तो है, मतलब सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस सूट, वो जो रिजेक्शन हुआ है कोर्ट की तरफ वो कंक्लूसिव है। हुआ क्या है? कोर्ट था, पहला क्या हुआ है कि कोर्ट ने क्या किया है? क्लेम ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, तो कह रहा है ये कंक्लूसिव होगा, कंक्लूसिव, बट सब्जेक्ट टू क्या हो गया? सब्जेक्ट टू ये वाला। जाहिर सी बात है कि अगर ये रिजेक्ट कर दिया गया, अगर उसने नहीं सेपरेट सूट फाइल किया तो यही कंक्लूसिव हो जाएगा। अगर सेपरेट सूट फाइल किया तो इसका जो भी डिसीजन है वो उसको माननी पड़ेगी। इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ दिस सूट, जो पहला का रिजेक्शन है वो फाइनल मानी जाएगी, यानी कि अगर सेपरेट सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ है उसमें कोर्ट ने जो भी डायरेक्ट किया वो माननी पड़ेगी। दैट्स व्हाई लिखा है सब्जेक्ट टू, उसका जो भी रिजल्ट है वो माननी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई सेपरेट सूट भी इंस्टीट्यूट नहीं हुआ तो जो ये डिसीजन दिया हुआ है, रिजेक्शन का जो डिसीजन दिया हुआ है, फाइनल मानी जाएगी और कंक्लूसिव मानी जाएगी। तो लिखा है कि या तो ये मान लीजिए जो रिजेक्शन आया है उसको मान लीजिए, नहीं तो जो आप सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो फाइनल होगा ही होगा। ओके संभव, ये बात से किसी को इसमें किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना? जो आखिरी लाइन लिखा हुआ है। नो सर। ओके, मतलब ये नहीं निकाल लीजिएगा कि जो पहला रिजेक्शन का ऑर्डर आया वही कंक्लूसिव हो गया, वो कंक्लूसिव नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू दिस रिजल्ट ऑफ दिस सेपरेट सूट। अगर वो कंक्लूसिव होता तो सेपरेट सूट अलाउ ही क्यों किया जाता? तो वो कंक्लूसिव होगा बट सब्जेक्ट टू दिस, यानी कि जो इसका एक्चुअली रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा, ये वाला जो केस का। अगर ये सूट फाइल ही नहीं हुआ सेपरेट तो डेफिनेटली उसी का रिजल्ट फाइनल हो गया। सेक्शन 88 देखिए, सेक्शन 87 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट था, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट था। सबसेक्शन 2 में आप एक सीजेम बस याद कर सकते हैं, बाकी सबसेक्शन 1 और 4 में जो मैंने अंडरलाइन करा है वही इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 88 देखिए, sale and restoration of attached property. If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन पब्लिक इशू करने के बाद कभी भी हमने पढ़ा था कि क्या किया जा सकता है? अटैचमेंट ऑर्डर किया जा सकता है। अगर अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा अटैचमेंट का ऑर्डर हो गया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर हो गया। कब अपीयर हो गया? जो टाइम स्पेसिफाई की गई थी उसके अंदर, और टाइम स्पेसिफाई करने का क्या बताया गया था कि नॉट लेस देन 30 डेज होनी चाहिए। मान लो 45 दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, इस 45 दिन के अंदर डेट फिक्स किया कि इस दिन आपको आ जानी है। उस बीच में कोर्ट ने अटैच भी कर दिया, क्योंकि प्रोक्लेमेशन इशू करने के कभी भी अटैच बात कर सकती है, इवन साथ में भी कर सकती है, वो भी हमने पढ़ा। बट वो सच में आ गया उस दिन, ठीक है, उस दिन या उससे पहले सच में आ गया, तो लिखा हुआ इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विदिन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल वर्ड को अंडरलाइन करो, शैल वर्ड को, मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अब अटैचमेंट से रिलीज कर देगा प्रॉपर्टी को, क्योंकि
क्योंकि एक्चुअली मेन पर्पज क्या है, उसके प्रेजेंस को इंश्योर करना, और उसका प्रेजेंस तो इंश्योर हो गया, वो तो आ गया एक्चुअली, तो प्रॉपर्टी को जो अटैच किए थे उसको रिलीज कर देनी होगी अटैचमेंट से, क्योंकि अटैचमेंट यहाँ किस चीज का अटैचमेंट किया जा रहा है, कन्विक्शन के बाद वाली अटैचमेंट है क्या, उसका कुछ नहीं है, यहाँ अटैचमेंट हो रही है, वो प्रोक्लेम ऑफेंडर ना बन जाए इसलिए अटैचमेंट की जा रही है, तो भाग गया है उसके लिए, उसके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए अटैचमेंट, तो अब प्रेजेंस आ गया, इंश्योर हो गई ऑलरेडी, वो हो गया प्रेजेंट, तो अटैचमेंट को रिवोक कर दी जाएगी, अटैचमेंट जो भी हुई है प्रॉपर्टी उसको रिलीज कर दी जाएगी, और सेल वर्ड है मतलब की ही जाएगी, तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि अब वो आ गया तो उसको प्रॉपर्टी को क्यों अटैच की जाएगी, क्योंकि वो अटैचमेंट थी इसलिए ताकि वो आए। ओके, सबसेक्शन 2, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, अब नहीं आता है, वो नहीं अपीयर होता है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेम, द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अंडरलाइन करो, शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब नहीं आता है तो उस अटैच प्रॉपर्टी को कौन डिस्पोज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, वो किसकी हो गई प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, राज्य सरकार की हो गई, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment. This important date, sorry, चौथी, attached property not sold अटैच्ड प्रॉपर्टी होते हैं, उनको अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर तक नहीं बेची जाती है, नहीं बेची जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे तो हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट डिस्पोज कर सकता है अगर वो नहीं आए, लेकिन फिर भी 6 महीने नहीं बेचनी है, ठीक है, कहीं वो आ जाए 6 महीने इंतजार करनी है, तो याद रखिएगा, अटैच्ड प्रॉपर्टी नॉट सोल्ड till until 6 months of the attachment, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred पे लिख रहा है कि मान लो कि वो क्लेम जो थी प्रीफर की गई थी वो डिस्पोज ना हो जाए तब तक, अगर क्लेम प्रीफर हो गई है कोर्ट उसमें डिस्पोज करने में समय लगा रहा है, जो अभी हमने पढ़ा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन एज टू अटैचमेंट, उस क्लेम की बात हो रही है, अटैचमेंट के रिगार्डिंग कोई थर्ड पर्सन आके क्लेम कर रहा है, थर्ड पर्सन आके क्लेम कर रहा है कि मेरी भी इंटरेस्ट है, अगर वो क्लेम पेंडिंग है तो जब तक वो ना सेटल्ड हो जाए तब तक भी नहीं डिस्पोज, क्यों नहीं डिस्पोज की जाएगी, अब थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी को हम अटैच किए हुए हैं, अगर हम उसको डिस्पोज कर दे तो अगर वो क्लेम जीत गया, उसका क्लेम एस्टेब्लिश हो गया, तब तो फिर हॉस्पॉच हो गया ना, उस प्रॉपर्टी को हम अटैच करके बेच दिए जिसमें किसी थर्ड पर्सन का क्लेम है, दैट्स व्हाई कह रहा है कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने क्लेम एज टू अटैचमेंट किया हुआ है या ऑब्जेक्शन एज टू अटैचमेंट किया हुआ है, तो जब तक वो क्लेम या ऑब्जेक्शन सेटल्ड नहीं हो जाता है तब तक भी इसको नहीं बेची जाएगी, अगर प्रीफर हुआ है तो, और नहीं भी प्रीफर हुआ है तो कब तक रुकनी है, 6 महीने तक रुकनी है, ठीक है, तो विच एवर इज लेटर आइदर 6 मंथ रुकिए या जब तक वो क्लेम या ऑब्जेक्शन सेटल्ड ना हो जाए, समझ में आई ये बात यसी? यस सर। मतलब अगर 8 महीने बीत गई है और वो क्लेम अभी भी पेंडिंग है तो क्या बेचेगा स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिस्पोज करेगा उसको? बताओ आंसर क्या होगा? 8 महीने बीत गई अटैचमेंट और क्लेम पेंडिंग है अभी भी, थर्ड पर्सन का क्लेम, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट डिस्पोज करेगी उस प्रॉपर्टी को? बताओ निहारिका। नो सर। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्लेम अभी भी सेटल नहीं हुआ है। अब बताओ 4 महीने बीती हुई, 4 महीना बीता हुआ है, क्लेम जो की गई थी कि क्लेम सेटल्ड हो गया, क्लेम रिजेक्ट कर दिया था, क्लेम सेटल्ड हो गया, बट 4 महीने बीते हुए है और सारे क्लेम सेटल्ड हो गए, क्या बेची जा सकती है उस प्रॉपर्टी को? नो सर, 6 मंथ्स तक वेट करना रहता है। ओके सारिका तुम बताओ क्या बोल रही थी? सर यही हम भी सेम बोल रहे थे, 6 मंथ तक वेट करना है। बिल्कुल, इस केस में भी नहीं बेचेगा क्योंकि ये पहला वाला विच एवर इज लेटर मैंने बोला, यानी कि जब तक 6 महीना ना हो जाए, अगर इससे पहले सारे क्लेम सेटल हो जाए तो भी 6 महीने रुकने, और 6 महीना हो गया अगर क्लेम सेटल नहीं हो जाए तो क्लेम सेटल होने तक रुकना है, यानी विच एवर इज लेटर आइदर 6 मंथ रुकिए या क्लेम ऑब्जेक्शन है तो वो सेटल्ड होने तक रुकिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? अब है वही बात लिखी हुई है
कि an until any claim or preferred or objection made under section 87 has been disposed of under that section unless it is subject to अब एक और एक्सेप्शन का एक्सेप्शन दे दिया, ठीक है, कि अगर वो एसपीडीटीके वाला है, वो पेरिसेबल नेचर का है, तब बेची जा सकती है, ठीक है, or the court considered that the sale would be for the benefit of the owner in either of which case the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. तो ये एक और बात लिखी हुई है कि अगर वो नेचुरल सब्जेक्ट टू एसपीडी डीके है, मतलब उसका बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा, अगर रुकी गई 6 महीना तो प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा, उस क्लेम के सेटल होने तक प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा, तब क्या करेगा, उसको भिजवा देगा और उसके प्रोसीड्स को बाद में दे दी जाती है, अगर क्लेम जो किया उसी का निकल गया उसको दे दी जाएगी प्रोसीड्स, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस बात हर जगह रहती है कि नेचुरल डीके वाला चाहे वो पेरिसेबल नेचर वाले होती है तो उसको पहले बेचने का आदेश दे दिया जाता है, बट नॉर्मली वो तब तक नहीं बेचनी है जब तक वो क्लेम सेटल ना हो जाए या 6 महीना नहीं एक्सपायर हो जाए। अब एक आखिरी डेट सबसेक्शन 3, इफ विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order of the property was attached or the court to which such property is subordinate and proves to the satisfaction of the court। सब बकवास लिखा हुआ है, उसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, बस ऊपर वाली बात ध्यान में रखनी है, अटैचमेंट के 2 साल के अंदर, अटैचमेंट के 2 साल के अंदर वो आ जाए, ठीक है, विदिन 2 years ऑफ अटैचमेंट कौन आ जाता है, अगर अटैचमेंट के 2 साल के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ जाता है और वो क्या विश्वास दिलाता है कोर्ट को, ये विश्वास दिलाता है कि हमको पता ही नहीं था हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके, हमको पता ही नहीं था प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है, हम सर्विस को अवॉइड ही नहीं कर रहे थे, मतलब अपनी इनोसेंसी को साबित करता है। इनोसेंसी रिगार्डिंग व्हाट, इनोसेंसी रिगार्डिंग ऑफेंस क्या नहीं, इनोसेंसी रिगार्डिंग ये फेलियर टू प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो उसने प्रोसेसेस को जो उसने नेग्लेक्ट किया था उसके रिगार्डिंग इनोसेंसी, कि नहीं वो जानबूझकर प्रोसेसेस को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा था, जानबूझकर वो वारंट अरेस्ट होने से नहीं बच रहा था, उसको पता ही नहीं था उसको वारंट इशू हुआ है, कहेगा हमको पता ही नहीं था प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है, और सच में कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं हुआ है, तब क्या करेगा, प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी जो अटैच करके बेची जा चुकी है, तो उस बेची गई प्रॉपर्टी से जो प्रोसीड्स निकल के आए हुए हैं, जो प्रोसीड्स निकल के आए हुए हैं उसमें से क्या घटा दिया जाएगा, जो खर्च निकला है अटैचमेंट के जो भी खर्च निकले वो घटा करके जो बचे हुए उसको दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी इनोसेंसी को साबित किया कि हाँ वो जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा था सर्विसेज को, और दूसरी बात वो प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट हो गया तो वो फेस करेगा चार्जेस को, तो अटैचमेंट जिस चीज के लिए था उसको प्रेजेंट करने के लिए, अब वो प्रेजेंट हो चुका है तो उसको बेचने के बाद जो भी पैसे निकले हुए थे उस पैसे में से वो घटा दिया जाएगा, जो खर्च निकला था उस पूरे अटैचमेंट प्रोसेस का जो खर्च निकला था वो माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो किसको बेयर करना पड़ेगा, उसी की उसको बेयर करना पड़ेगा, और वो सब घटा करके जो बचा हुआ पैसे हैं प्रोसीड से उसको दे दिया जाएगा, उस ऑफेंडर को दे दिया जाएगा, ऑफेंडर को दे दिया। आइए इसको पढ़ भी लेते एक बार। If within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appear हो जाता है voluntarily, अरेस्ट करके लाया जाता है, ठीक है, and brought before the court by whose the property, और कोर्ट के सामने लाया जाता है या किसी भी कोर्ट के सामने लाया जाता है तो उसके सबऑर्डिनेट और प्रूफ करता है कोर्ट के सामने क्या कि he did not abscond or conceal himself, क्या प्रूफ करता है कि वो भागा नहीं था या छुपा नहीं रहा था खुद को, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, कि वारंट के एग्जीक्यूशन से बचने के लिए वो भागा नहीं था या छुप नहीं रहा था, एंड दैट ही हैड नॉट नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, और उसको प्रोक्लेमेशन की भी जानकारी नहीं थी, वही बात जो मैंने बताई है, एज टू इनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेंड। अब जब प्रोक्लेमेशन की जानकारी नहीं थी तो कैसे आएगा उस दिन के अंदर में, जब कोर्ट ने फिक्स किया था तो कैसे आएगा उतने दिन के अंदर में, और इफ देन such property or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if the part only there has been sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall after satisfying the मतलब अगर बेची ही नहीं गई है तो प्रॉपर्टी को लौटा दी जाएगी, अगर बेच दी गई है तो प्रोसीड लौटा दी जाएगी, अगर आधी बेची गई है तो वो आधी प्रोसीड लौटा दी जाएगी, लेकिन क्या माइनस करके, वो जो भी खर्च लगे हैं वो सब माइनस करके। समझ में आया? शाश्वत समझ में आया?
यस सी बताओ। यस सर। ओके, ये पांचों ना आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। जब एग्जाम बहुत करीब आ जाते हैं, रिवाइज की जाती है, तो बहुत लेंदी सारे प्रोविजन से देखा आपने। अभी हम लोग 4-5 सेक्शन ही पढ़े हैं और मुझे लगता है 1.5 घंटा हो गई, ठीक है। बहुत लेंदी प्रोविजन। तो ऐसा तो है नहीं कि जब भी एग्जाम हो कल सीआरपीसी की और आप पूरा हर लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होते हैं। जो अंडरलाइन चीज है उसी को याद की जाती है, उसको रिवाइज की जाती है प्रीलिम्स के लिए। इसमें भी ये जो 5 डेट है वो आप अलग से लिख लेंगे या लिख लीजिए, उसको पहले देख ली जाती है, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो 5 टाइम लिमिट है वो याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, जो कि ये प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये सबसे पहले देख लेना है, और इसको अलग से लिख लेंगे तो आप 20 सेकंड में देख लेंगे और 500 चीज याद हो जाएगी। इसी 5 को देखने के लिए आपको ये नहीं कि पूरा सेक्शन पढ़ना पड़े, इवन अंडरलाइन भी ढूंढना पड़े, उतना भी नहीं करना है। कहीं पे आप लिख लिए रहेंगे और सीधा हमेशा देख के याद करेंगे। कौन सी है? नॉट लेस देन 30 डेज क्या है? प्रोक्लेमेशन इशू करने का। प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है और उसमें बताया जाता है कि उसको अपियर होना है। कब अपियर होना है? कभी भी, बट नॉट लेस देन 30 डेज। प्रोक्लेमेशन इशू होने के 30 दिन के अंदर नहीं, उससे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। पहला टाइम लिमिट था। दूसरा है कि कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन है अटैचमेंट के रिगार्डिंग, वो कब एराइज करना है, वो कब कब प्रीफर किया जा सकता है? अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर, अटैचमेंट के 6 महीने के अंदर। तीसरा हो गया कि अगर उस क्लेम या ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाए तो सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट की जाती है उसी क्लेम या ऑब्जेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि 1 साल के अंदर इंस्टीट्यूट की जा सकती है। अगर क्लेमेंट या ऑब्जेक्शन एग्रीव्ड बन जाए, एग्रीव्ड कब बनेगा? जब उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाए, उसके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऑर्डर के 1 साल के अंदर में वो सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम और ऑब्जेक्शन, मतलब टू एस्टैब्लिश हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। चौथी है कि अटैच्ड प्रॉपर्टी को 6 महीने तक नहीं बेची जाती है। अटैच्ड प्रॉपर्टी किसके डिस्पोजल के अंडर में होता है? कौन डिस्पोज करेगा अटैच्ड प्रॉपर्टी को? कौन करेगा बताओ? स्टेट गवर्नमेंट सर। बहुत बढ़िया सारिका, स्टेट गवर्नमेंट करेगा डिस्पोज, बट 6 महीने के अंदर नहीं करेगा। या एक और मैंने बताया, आइदर क्या था, जब तक वो क्लेम, अगर कोई क्लेम प्रीफर की गई है तो वो क्लेम या ऑब्जेक्शन जब तक ना सेटल्ड हो जाए। बट 6 महीना आपको डेट याद रखना है, आइदर 6 मंथ या वो क्लेम ऑब्जेक्शन जब तक सेटल्ड ना होगा। 5वीं इंपॉर्टेंट डेट हो गई कि कोई भी अटैचमेंट की ऑर्डर आ गई है, पर उसके 2 साल के अंदर ऑफेंडर आ जाता है और साबित करता है, तो यही बस याद रखनी है, 2 साल के अंदर आ जाता है तो उसको दे दी जाएगी, उसका जो भी प्रोसीड्स है उसको दे दी जाएगी। बट कहानी यही है पूरी कि अगर आके साबित कर देता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया था ये सब अवॉइड, जानबूझ के अवॉइड नहीं किया था उसने सर्विसेज को, उसको नहीं पता थी प्रोक्लेमेशन के बारे में, उसको नहीं पता थी वारंट के बारे में, वारंट से बच नहीं रहा था, उसको अलग ही मजबूरी थी उसकी कुछ, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि इसकी बातें सही है तो क्या कर सकता है, जो भी अटैच प्रॉपर्टी है अगर वो अभी तक बेचा नहीं हुआ है तो वो दे देगा, बेचे गए हैं तो उसको प्रोसीड दे देगा। क्या माइनस करके? उसके जो भी अटैचमेंट के खर्च आए थे वो सब माइनस करके। ओके, ये 5 जो डेट है जो मैंने एक जगह लिखी हुई है, इसको याद रखना है। याद रहेगा ना शाम्भवी? यस सर, लिख लिया है मैंने। हाँ, और इसको एक जगह लिखने का मतलब यही है कि आपका रिवीजन का टाइम कम करने के लिए, कि ये नहीं कि आपको ये देखने के लिए आपको 20 मिनट देखना पड़े पूरे इस 4 प्रोविजन को, या आप विद इन 1 मिनट ये चारों को ध्यान में रख ले। और यही मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये जो टाइम लिमिट है जो 4। ओके निहारिका? तो कहीं पे भी आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा ये चारों नहीं, 5 है। आइए सेक्शन 89 देखते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए किस चीज का अपील की बात कर रही है सेक्शन 89? अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। एक अटैच प्रॉपर्टी के रिस्टोर करने के लिए अपील ली गई, कोई छूटा तो नहीं? ओके, सेक्शन 88 हमने पढ़ लिया है, सेक्शन 89 ये पढ़ रहे हैं। रिस्टोरेशन अटैच प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी अपील की बात की जा रही है। ओके, अटैच प्रॉपर्टी को रिस्टोर मतलब वापस लेने के लिए, अटैच प्रॉपर्टी को रिस्टोर मतलब वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दी गई,
उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसी की अपील की बात की जा रही है। तो अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, एक ऑर्डर है जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, उसकी अपील की बात कर रही है। तो कौन सा ऑर्डर को रिजेक्ट किया गया है वो, और कौन सा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, वो एप्लीकेशन जो कि अटैच प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, मतलब अटैच प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात की गई थी, बट उसको रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। उसकी अपील कैसे होगी? तो कैसे होगी वो याद करने में कुछ है नहीं, लिखा हुआ है कि may appeal to the court to which appeal ordinarily rise from the sentence of the first mentioned court, जहां अपील ऑर्डिनरली राइज होती है उस कोर्ट में। तो सबको पता है कि सेशन कोर्ट में जाती है, उसके नीचे वाले के हाई कोर्ट में जाती है सेशन कोर्ट की अपील, ठीक है। तो जहां अपील जनरली राइज करती है वहीं पे हो। तो इसका बस 89 का इंडेक्स याद रखना होता है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। 89 का बस इंडेक्स याद होना है कि ये अपील की बात की गई है, ओके। 89 में उसके अलावा कुछ नहीं है। आइए 3-4 सेक्शंस और पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस है, फिर वो चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, चैप्टर 7, चैप्टर 6 को खत्म करते हैं हम लोग। सेक्शन 90, सेक्शन 89 बस आपको हेडिंग याद रख लेनी है, इंडेक्स याद करना है। इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन, ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन। ये बात भी मैंने कभी ना कभी बताई होगी कि जब भी समन इशू की जाती है तो कर सकता है कि इसके साथ साथ वारंट भी इशू कर दे, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल सिनेरियो चाहिए। जब लगेगा कि एक्यूज जो है वो आएगा ही नहीं, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि एक्यूज नहीं अपियर होगा, अपियर नहीं होगा, या भाग रहा है या भाग चुका है, तो वो समन के साथ साथ वारंट भी इशू कर सकता है। समन केस में भी, ओके, जहां समन इशू करना होती थी, वारंट केस में डिस्क्रिप्शन होता है कि समन इशू करे वारंट इशू करे, समन केस में तो समन ही करना होता है, बट यहाँ समन के साथ साथ वारंट इशू करने की बात की गई है इन स्पेशल सिनेरियो। या समन इशू कर रहा है एक्यूज नहीं आ रहा है, समन इशू कर रहा है एक्यूज नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा? वारंट इशू करेगा। तो ये दो सिनेरियो होती है जब समन के साथ में वारंट इशू की जा सकती है। आइए देखते हैं। तो इन लीव ऑफ का क्या मतलब हो गया? इन बदले में, ठीक है, इन बदले में नहीं मतलब बदले में, ठीक है। इन लीव ऑफ मतलब बदले में, और इन एडिशन टू मतलब साथ साथ, मतलब समन के एडिशन में भी वारंट इशू की जा सकती है या समन के बदले में वारंट इशू की जा सकती है। अब कोर्ट में सबसे पहले मे को अंडरलाइन कर लो, मे वर्ड को, मे को, इन केस, इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय द संहिता टू इशू अ समन, ऐसा केस जब कोर्ट समन इशू करने के लिए एम्पावर्ड है, वारंट नहीं लिखा हुआ है, समन लिखा हुआ है, ठीक है। इशू अ समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इज राइटिंग वारंट फॉर अरेस्ट। लिखा हुआ है कि कोर्ट तो एम्पावर्ड है बस समन इशू करने के लिए, लेकिन वारंट भी साथ साथ इशू कर सकता है। कब इशू करेगा वो हम देखेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूंगा सामवी, बताओ। हाँ समन या वारंट कुछ भी इशू कर सकता है, जरूरी नहीं है वारंट केस में वारंट ही इशू करे, समन भी इशू कर सकता है, डिस्क्रिशन होती है। समन केस में बस समन इशू कर सकता है, वारंट नहीं इशू करता है, क्योंकि छोटे मोटे केसेस में अरेस्ट करके थोड़ी बुलाएगा, समन से बुलाएगा। बट यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस जब कोर्ट इंपावर्ड है समन इशू करने के लिए, बट इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। कब? ए में लिखा हुआ है इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन और आफ्टर द इशू ऑफ सेम, मतलब चाहे पहले या बाद में समन इशू करने के, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, मतलब समन इशू किया हुआ है और बोला है 20 तारीख से पहले आपको आना है, 20 तारीख को आपको आना है, 20 तारीख से पहले नहीं लिखी जाती है, तारीख लिखी होती है 20 तारीख को आना है आप, ओके। रैंडम डेट किसी दिन नहीं, वो डेट फिक्स होती है इसी दिन आपको आना है। 20 को फिक्स किया गया आने के लिए, उसके पहले the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summon। कोर्ट के पास ये रीजन टू बिलीव है, ये बिलीव करने के लिए कारण है क्या कि वो भाग चुका है या समन को मानेगा ही नहीं, देन वो वारंट इशू कर सकता है, देन वो समन के साथ में या समन के बदले में वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। वो एम्पावर था समन इशू करने के लिए, लेकिन कोर्ट के पास ये रीजन टू बिलीव है कि एक्यूज पर्सन समन को जो है इज्जत ही नहीं देगा, वो मानेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, या वो भाग चुका है, तब वो क्या करेगा? समन के साथ साथ या समन के ड्यू में मतलब बदले में वारंट इशू कर सकता है। लेकिन कोर्ट ये रीजन को रिकॉर्ड करेगा रिटेन में, ऊपर लिखा हुआ था
आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग, वो रीजन में रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसको लग रहा है कि वो भाग चुका है, क्यों उसको लग रहा है कि समन को नहीं ऑब्जर्व करेगा। बी में लिखा हुआ है if at such time if he fails to appear at the मतलब अगर वो जो टाइम फिक्स्ड हुआ था उस पर वो अपियर ही नहीं हुआ, 20 को जो फिक्स्ड हुआ था, पहले तो लिखा कि 20 को अपियर होना था, लेकिन 20 से पहले ही कोर्ट को लग गया कि वो आएगा नहीं या भाग चुका है, तो वारंट इशू कर देगा। 15 को ही कोर्ट को लग गया कि अब ये भाग चुका है, ये नहीं आएगा या ये संबंध को नहीं रेस्पेक्ट देगा, तो अब इशू कर सकता है वारंट। अब जो है मान लो 20 दिन है, 20 तारीख आ चुकी, 20 को आया ही नहीं, तो 21 को क्या कर सकता है, वारंट इशू करेगा, या 20 को क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, क्योंकि संबंध को उसने माना नहीं। तो वही दूसरा लिखा हुआ है कि इफ एट सच टाइम इफ ही फेल्स टू अपीयर, मतलब जो फिक्स डेट था संबंध में उसको उस दिन नहीं अपीयर हुआ, एंड द समन इज प्रूव्ड टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, समन फर्म हुआ था ड्यूली, फिर भी नहीं अपीयर हुआ, in time to admit his appearing in accordance with there is no reasonable excuse, बिना किसी reasonable excuse के, तो इन दो केस में क्या कर सकता है, वारंट भी इशू की जा सकती है समन के साथ में। ओके, तो मैं समराइज कर रहा हूँ, लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट इम्पावर्ड है समन इशू करने के लिए, तो समन के साथ में या समन के बदले में वारंट भी इशू कर सकता है दो सिनेरियो में। पहला हो गया कि वो एक्यूज पर्सन जो है वो समन सॉरी भाग चुका है या समन को नहीं ऑब्जर्व करेगा, ये बिलीव करने के लिए कोर्ट के पास रीजनेबल कुछ रीजंस है टू बिलीव दिस। दूसरा होगा कि संबंध जिस दिन संबंध में जो डेट लिखा हुआ था अपीयर होने का, वो दिन भी आ गई बट ऑफेंडर नहीं आया, फिर भी क्या करेगा कोर्ट, वारंट इशू कर देगा। ये वैसे दो केस है जब संबंध केस में भी वारंट इशू हो सकते हैं, संबंध के बदले में या संबंध के साथ में। ठीक है यसी? हाँ जी सर। ओके, समझ में आया सारिका, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन पूछेगा हमसे क्योंकि कब संबंध केस में भी वारंट इशू हो सकती है, या संबंध के साथ साथ किसी के कोर्ट इम्पावर्ड है बस समन इशू करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑफेंडर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कब वारंट इशू कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा जब वो एक्यूज्ड भाग गया, जब वो एक्यूज्ड संबंध को इज्जत नहीं देने वाला है, या वो संबंध को माना ही नहीं, मतलब वो दिन आ गई बट वो एक्यूज नहीं आया। इन सारे केसेस में कोर्ट इशू कर सकता है वारंट, लेकिन इसके लिए कोर्ट रीजन रिटन में रीजन रिकॉर्ड करेगा कि फॉर दिस रीजन उसको ऐसा लग रहा था कि वो भाग चुका है। 91 देखते हैं, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। बहुत ही आसान है ये सब तो बस इंडेक्स याद करनी होती है। आइए देखते हैं इसका क्या कंटेंट है। व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर presiding in a court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, अंडरलाइन कर लो क्योंकि वही बात कर रहा है कि वो अगर कोर्ट में खुद ही प्रेजेंट हो, such officer may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or in any court। मान लो कोर्ट है, कोर्ट मेरे अपीयर होने के कोर्ट इम्पावर्ड है कि मेरे खिलाफ वो समन भी इशू कर सकता है, वारंट इशू भी कर सकता है ताकि मैं अपीयर हूँ। ठीक है, कोर्ट इम्पावर्ड है मेरे खिलाफ समन या वारंट इशू करने को, और मैं कोर्ट में ही प्रेजेंट हूँ, मैं कोर्ट में ही प्रेजेंट हूँ, तो अपीयर तो मैं हो गया हूँ, लेकिन उसको शंका हो सकता है आगे ना अपीयर हो, तो मुझसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है कि तुम आगे भी अपीयर होगे। ओके, अगर मैं आगे नहीं अपीयर हुआ तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगी। तो कह रहा है कि कोई कोर्ट जो है अगर वो इम्पावर्ड है किसी के खिलाफ सम्मन या वारंट इशू करने के लिए, जैसे कि मान लो मेरे खिलाफ सम्मन या वारंट इशू करने के लिए कोर्ट इम्पावर्ड है और मैं कोर्ट में प्रेजेंट हो गया हूं, तो कोर्ट मुझसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकती है कि तुम इस कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब जब बुलाया जाएगा तुम अपीयर हो। ठीक है, कोर्ट को अगर थोड़ी भी शंका है कि हो सकता है बाद में ना ऑब्जर्व करे तो कोर्ट बॉन्ड भरवा सकती है कि तुम बाद में अपीयर होगे इस कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जिसमें तुमको बुलाया जाए। ओके, अब 92 लिखा हुआ है कि अगर वही नहीं अपीयर होता है तो उसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू हो जाती है। ये पढ़ते हैं, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, जो 91 में हम पढ़े बॉन्ड या बेल बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा अरेस्ट होने सॉरी अपीयर होने के लिए। अगर वो नहीं अपीयर होता है तो क्या हो जाएगा, व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड टेकन अंडर दिस अनीता टू अपीयर बिफोर ए कोर्ट डज नॉट अपीयर, वो अपीयर नहीं होता है, बॉन्ड भी भरवाया गया था किस दिन आना और नहीं आ रहा है वो, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him, तो उसको फिर अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू की जा सकती है क्योंकि बॉन्ड को नहीं माना, नहीं अपीयर हुआ, तो वारंट इशू की जा सकती है कोर्ट के द्वारा उसको अरेस्ट करने के लिए। ऑब्वियस बात है ये सब, इसके कंटेंट बहुत ही आसान है कि जब नहीं आएगा तो डेफिनेटली वारंट इशू करके उसको जबरदस्ती अरेस्ट करके लाया जाएगा। 93, इसलिए 91, 92, 93 सब इंडेक्स बेस्ड होते हैं कि क्या है, बस सेक्शन का हेडिंग याद करना होता है, इसके कंटेंट कुछ है नहीं याद करने वाले।
93 provisions of this chapter generally applicable to summon and warrant of arrest. लिखा है the provisions chapter, the provisions contained in this chapter relating to summon and warrant and their issue, service and execution shall to every summon and every warrant of arrest issued under this संहिता. अब कह रहा है कि ये जनरल एप्लीकेशन बता रहा है. चैप्टर में समन एंड वारंट से रिलेटेड बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में समन एंड वारंट से रिलेटेड बहुत कुछ लिखा हुआ है. तो कह रहा है कि जो चीज लिखा हुआ है वो हर जगह अप्लाई होगा. मतलब इस बीएनएसएस के अंडर में जहां जहां भी समन की चर्चा होगी, जहां जहां भी वारंट की चर्चा होगी, वहां वहां ये सब प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है. इस बीएनएसएस में कहीं भी समन की चर्चा होगी, वारंट की चर्चा होगी, आगे जाकर के भी 200 सेक्शन आगे चले जाओ, 300 सेक्शन आगे चले जाओ, अगर वहां वारंट की चर्चा या समन की चर्चा होगी तो ये जो प्रोविजन है समन या वारंट के वहां अप्लाई होंगे. यानी कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है समन इशू कर सकता है तो वहां वहां वारंट भी इशू कर सकता है. जो अभी हमने पढ़ा कि समन के साथ वारंट भी इशू की जा सकती है इन पर्टिकुलर सिनेरियो. तो जब भी समन या वारंट की चर्चा आगे होगी वहां ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं. इस चैप्टर के प्रोविजन जो कि समन या वारंट से रिलेट कर रहे हैं वो इस बीएनएसएस में कहीं भी समन या वारंट की चर्चा होगी वहां भी ये अप्लाई होंगे. ओके सारिका? Yes, sir. ओके. तो सेक्शन नंबर 91, 92, 93 जो है वो बहुत ही आसान है. उसका इंडेक्स आप ध्यान में रखेंगे मोस्टली. बट उसके पहले का जो सेक्शन है उसके जो मैंने कंटेंट अंडरलाइन करवाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो वो सारी चीज आप लोग याद कर लेंगे और जो भी अंडरलाइन वाले चीजें हैं उसी को ध्यान में रखना है. उसके अलावा बस इंडेक्स याद रखना है. कोई प्रोविजन में कोई डाउट है? यस. नो सर. सर बस एक टर्म पूछनी थी, वो मैं जस्ट देख के आपसे अभी पूछ लेती हूँ.